गाइस आज हम लोग जुजुत्सु काइसन के सीज़न 3 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार न्यू आते हो और तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड साथ ही हम लोग 1 के सब्सक्राइबर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो हम लोग जल्दी 1 के सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है उसे हिट कर देंगे। तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। एंड इसी के साथ ही अगर तुम मेरे को ऐसा सपोर्ट दिखाना चाहते हो जिससे हमें मोटिवेशन मिले तो ये रही हमारी यूपीआई, तुम लोग इस पे जितना चाहे पे कर सकते हो जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम लोग तुम्हारे लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियोस को लाएंगे और तुम्हारे फेवरेट कंटेंट भी। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं नाओया जेनिन को, जो कि एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर होता है और जो उसके बगल में मेट खड़ी है वो उसे कह रहा होता है कि जो माई है वो जेनिन क्लैन के हेड की चिंता कर रही है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो मारा जाने वाला है वो माँ की है। और जितने भी लोग वहाँ पे गए हुए होते हैं ना, आई मीन गैदर होते हैं, वो लोग इस चीज़ को लेकर गए हुए होते हैं कि जेनिन क्लैन का अब हेड बनने कौन वाला है नोबिता जेनिन के जाने के बाद। और अब उस जगह ये बंदा आता है जो कि सभी के सामने नोबिता जेनिन की विल पढ़ने वाला है। एंड जो नाओया होता है ना, उसे ऐसा लग रहा होता है कि भाई जो नेक्स्ट जेनिन क्लैन का हेड है वो वही है, बिकॉज जो उसके दोनों भाई है वो गधे है इसीलिए। और अब वो बंदा नोबिता जेनिन की विल पढ़ता है जो कि ये होती है जो 27th हेड है जेनिन क्लैन का, वो नाओया जेनिन होने वाला है। और जो नाओया है वो सारे एसेट्स इंक्लूडिंग कर्स टूल जो कि स्टोर होता है टोक्यो प्रीफेक्चर में उनको इनहेरिट करेगा। लेकिन जो जुत्सु हाई स्कूल एंड जो जेनिन फैमिली के कर्स वेयर हाउसेज है उसके लिए उसे अप्रूवल चाहिए होगी ओगी जेनिन और जिंची जेनिन की। और जो नाओया है वो इन सभी ड्यूटीज को करने वाला है। और ये सब सुनने के बाद ना भाई नाओया थोड़ा भड़क जाता है, लेकिन अगला ट्विस्ट तो इसके बाद आता है जो कि इस प्रकार है। अगर साटोरू गोजो मर जाता है या मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाता है फॉर एनी रीजन तो एक रिटर्न एग्रीमेंट टोजी फुशिगुरो के साथ किया हुआ है कि जो मेगुमी फुशिगुरो है वो जेनिन क्लैन के अंदर आ जाएगा एंड जो नेक्स्ट हेड है जेनिन क्लैन का वो अपना मेगुमी फुशिगुरो ही बनेगा एंड जो सारे एसिड्स है वो उसे दे दिए जाएंगे। एंड ये सुनने के बाद भाई जो नाओया है वो भाई डिप्रेशन में जा चुका है, तुम खुद देख सकते हो। और अब बंदे का एक ही मकसद होता है जो कि है मेगुमी फुशिगुरो को मारने का। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग चोसो को देखते हैं जो कि यूजी के साथ होता है। और चोसो यूजी से उसके इंजरीज के बारे में पूछता है तो यूजी उसे बताता है कि मैं अच्छा हूँ ब्लैक फ्लैश से हिट खाने के बावजूद भी, और ये सब चीज़ सुकुना की वजह से। और मैं बता सकता हूँ कि जो सुकुना की ताकत है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। और चोसो ना यूजी को ऐसे देखकर बोल देता है कि भाई तेरे को मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वापिस जुत्सु हाई लौट सकता है और मैं सोसो और दूसरे लोग की जो रिमेन्स है उन्हें कलेक्ट कर लूँगा। और यूजी ना फिर जवाब देता है बात ये नहीं है कि मैं वापिस जाना चाहता हूँ या नहीं, बात यह है कि जो सुकुना है वो फुशिगुरो को लेकर कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा है। एंड वो इस चीज़ को भी मेंशन करता है कि उसने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया और अब फ्यूचर में वो और लोगों को नहीं मारना चाहता और इसीलिए वो किसी के साथ नहीं है। और वो चोसो से भी पूछता है कि उसने उसके भाइयों को मार दिया, क्या इस चीज़ से उसे कोई एतराज़ नहीं है। और फिर चोसो जवाब देता है इट्स ओके, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और अगर ईसो और किजाओ में जगह होते हैं तो वो भी यही सेम चीज़ कहते हैं। बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ी दूँ या ना दूँ, जो भाई है वो ऐसे ही होते हैं। और इसके बाद वो लोग सभी चले जाते हैं, आई मीन वो दोनों चले जाते हैं कर्स स्पिरिट्स का हंट करने के लिए। और अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि जो यूजी और चोसो थे वो एक साथ मिलके जितने भी आसपास शहर में कर्स स्पिरिट से उनको वाइप आउट कर रहे होते हैं। और ये सब देख कर ना यूजी आई मीन चोसो को लगता है कि जो यूजी है वो एक डीमन गॉड है अभी। एंड देन फिर वो उसे अप्रिसिएट करता है। और तभी ना जब सभी चीज़ें नॉर्मल चल रही होती तभी उनके पीछे नाओया आता है जो कि बोलता है क्या यहाँ पर मेगुमी नहीं है, क्या मैं पहले यहाँ पर आ गया। और ऐसा पॉसिबल भी है कि जो मेगुमी है वो इस काम में पीछे रह सकता है। और ये सब जब यूजी सुनता है ना वो चौंक जाता है और सोचता है कि ये बंदा है कौन और ये मेगुमी की बात कर क्यों रहा है। और अब ना नाओया यूजी को बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो और क्या तुझे यहाँ से भागना नहीं चाहिए।
जो बात यूजी के समझ नहीं आती है। और नाओया बताता है क्या तुमने सुना नहीं, सातोरू को सपोर्ट जाने के बाद अब जो तुम्हारी 10 सेंटेंस है वो फिर से वापस आ गई है। और अब ना यूजी मेगुमी के आने से पहले ना अब अपने नाओया का प्लान होता है यूजी को तोड़ने का, जिसके बाद वो काफ़ी स्पीड में अपने यूजी पे एक ज़ोरदार पंच मारता है। और जब चोसो उस पर अटैक करता है ना तो वो चोसो के हमले को भी ब्लॉक कर देता है। और जब लग रहा था ना कि फाइट अभी रियली में शुरू होने वाली है, तभी चोसो, यूजी और नाओया को कुछ सेंस होता है, जो सेंस कर भाई वो लोग चौंक जाते हैं। एंड अब उस जगह एंट्री होती है अपने यूटा की। और जो यूटा था ना वो छत में चढ़ा हुआ था, और जैसे ही वो उनके पास आता है ना वो अपनी पावर्स का थोड़ा फ्लैक्स करता है, ज़मीन ही ब्रेक कर देता है। और फिर बंदा आगे बढ़ता है और बोलता है तुम में से यूजी है कौन। और नाओया भी समझ चुका है कि सेफ रहना है तो यूजी यूटा की साइड रहना पड़ेगा। और वो बोलता है अरे मैं तुम्हारी साइड हूँ, तुम ओकुत्सु हो ना। और यूटा भी लाइक अबे तू है कौन वैसे। और फिर वो जवाब देता है कि उसका नाम नाओया ज़ेनिन है और वो माकी का कज़न है, और वो भी यहाँ पर यूजी को मारने के लिए आया हुआ था। लेकिन वो उसे ये भी कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ। और अभी चोसो ये बात अच्छे से जानता है कि अगर यूजी यूटा से फाइट करता है तो वो 100% हारेगा। और अभी उनके पास एक ही रास्ता है इस उलझन से निकलने का। चोसो को यहाँ पे सभी को रोकना पड़ेगा। एंड देन वो फिर यूजी को यहाँ से भागने का इशारा करता है। और यूजी के भागने के तुरंत बाद ही जैसे ही चोसो यूटा पे अटैक करने वाला था, बीच में नाओया आ जाता है एंड चोसो को रोक देता है। और अभी यूटा चोसो के पास पहुंच चुका है, यूजी के पास पहुंच चुका है। और अभी ना उनके बीच एक पकड़म पकड़ाई चल रही होती है। और जिस समय यूटा यूजी को स्लाइस करने वाला था, उसी मिली सेकेंड में यूटा उसके हमले को डॉच कर देता है एंड ये काफ़ी क्लोज था। और अभी ना यूटा समझ चुका है कि अगर उसे यूजी को पकड़ना है तो उसे खुद को और ज़्यादा पुश करना होगा। एंड देन वो एक कर्स एनर्जी को अपने पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है, जिससे अब जो यूटा है यूजी है वो उसके हमलों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। एंड इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड 1 है वो समाप्त होता है। सो गाइज इसी के साथ ही अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय। तो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो यूटा है उसने अपनी कर्स एनर्जी को अपनी कटाना के साथ इम्ब्यूट कर दिया था। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यूटा यूजी पे अपनी कटाना से अटैक करता है, लेकिन समहाउ यूजी उसके हमले को डॉज करता है। एंड देन वो सामने जो उसकी गाड़ी होती है ना उसकी तरफ भागता है। और गाड़ी के अंदर ना बंदा नोटिस करता है एक नाइफ को, और सबसे पहले वो गाड़ी को पकड़ता है और उसके अंदर से नाइफ उठाता है और गाड़ी को यूटा की तरफ ही फेंक देता है। लेकिन इससे कुछ भी यूटा को फर्क नहीं पड़ता। और जैसे यूटा उसे कटाना से काटने की कोशिश करता है, बंदा नाइफ से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। और ये देखकर यूटा भी लाइक भाई ये कर क्या रहा है, लेकिन वो श्योर होता है कि उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यूजी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो भी इस नाइफ के साथ। और जब उन लोगों की फिर से फाइट होती है ना, उस फाइट के अंदर यूजी यूटा को कमाल की टक्कर दे रहा होता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना यूजी ने अपनी नाइफ को अपनी कर्स एनर्जी के साथ इम्ब्यूट कर दिया है। और फाइट के दौरान ना यूटा यूजी के पेट पे एक जोरदार किक मारता है, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और तुम लोग यूजी का रिएक्शन समझ सकते हो। एंड देन यूटा फिर जिस हाथ में उसने अपनी नाइफ पकड़ी हुई ना, उस हाथ के एल्बो को ही ब्रेक कर देता है। एंड जो यूटा था ना यूजी था, वो भी पीछे नहीं होता भाई, वो एक किक से यूटा के कटाना को तोड़ देता है। जो देखकर यूटा यूजी को बोलता है कि जो ये काम है वो इतना आसान नहीं होने वाला है शायद। और फिर यूटा यूजी यूटा की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है कि जो मेरी वुंड है वो डीप है, लेकिन जो गट्स और सभी चीज़ें वो आपस में इंटैक्ट है। और नाउ अब हम दोनों अनआर्म्ड है। और जब वो आगे बढ़ता है तभी वो नोटिस करता है किसी चीज़ ने उसे पकड़ लिया है, और ये काम होता है रीका का। जिसके बाद यूटा को ओपनिंग मिलती है और वो सामने से यूजी को स्टैप कर देता है। और लास्ट में ना वो जा जाता है, उससे माफ़ी मांगता है। एंड ये देखने के बाद
जो सकूना था वो भी एक स्माइल देता है, पता नहीं क्यों। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग नाओया और चोसो की फाइट को देखते हैं, जिसके अंदर चोसो काफी बुरा मार खा रहा होता है और अभी चोसो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि नाओया किस कर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। इवन कन्वर्जेंस तो छोड़ो, वो अपने जो ब्लड है ना उसको भी सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो अपना चोसो की इतनी हालत खराब हो चुकी है। और इसके बाद अब चोसो की शक्ल देखकर लग रहा है कि भाई चोसो कुछ तो क्रेजी करने वाला है। और अब जैसे चोसो नाओया पे अटैक करता है, तभी जो नाओया था ना वो उसे उठा के पटक देता है। और अभी जो चोसो था उसकी बॉडी से काफी सारा खून निकल रहा था एंड उसकी पावर ब्लड से रिलेटेड है एंड इसीलिए अब जो चोसो है उसके लिए काफी सारी परेशानी आने वाली है। बट इस चीज के बावजूद भी बंदा ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके नाओया पे अटैक करता है, जिसको नाओया काफी इजीली डॉज कर देता है एंड उसे ऐसा लगता है कि जो उसने अपना ब्लड लूज करा है उसकी वजह से जो उसका अटैक है वो काफी स्लो हो गया है। लेकिन अचानक से नाओया फिर जो चोसो था वो नाओया के पीछे आ जाता है और अभी ना जो चोसो था उसने अपनी कन्वर्जेंस टेक्निक से नाओया को काफ़ी इंजर भी कर दिया एंड इसके बाद वो नाओया के सामने होता है और बोलता है तुम जानते हो इसके बाद क्या होने वाला है, ये चेकमेट है। और फिर तुम खुद देख सकते हो कि जो अपना चोसो है उसने नाओया का क्या हाल कर दिया है। और इसके बाद उधर एंट्री होती है यूटा की, जो कि यूजी की बॉडी को अपने साथ ला रहा होता है और वो एक ही सेकंड में ना अपने चोसो को गेम बजा डालता है। और जब यूटा नाओया को ऐसे गिरते पड़ते हुए देखता है तो वो उसे कहता है क्या मैं तुम्हें हील कर दूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो यूजी इतादोरी है उसका गेम ओवर हो चुका है। उसके बाद हम लोग एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लोग यूजी के फादर को देखते हैं, जो कि यूजी को प्यार कर रहे होते जब यूजी बेबी था। और जो उसके ग्रैंडफादर थे वो अपने बेटे को बोलते हैं तुम्हें अपनी लाइफ जैसे जीना है वैसे जियो, लेकिन उस वुमेन को छोड़ दो, तुम्हारा उसकी वजह से गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन जो यूजी के फादर थे वो अपने फादर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे होते एंड जो देखकर ना यूजी उसके फादर को गुस्सा आ जाता है। बट तभी हम लोग देखते हैं उधर उसकी मदर आती है और तुम लोग समझ गए होगे कि जो उसकी मदर है यूजी की वो केंजाहो की वैसल है। और तभी हम लोग परसेट में आते हैं जहाँ पर यूजी की आंखें खुलती है और उसके सामने यूटा होता है एंड अब हमें यूटा के थ्रू पता चलता है कि जो गोजो सेंसे थे वो सितंबर के महीने में अपनी यूटा से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्हें शक था कि जो हायर अप्स है वो यूजी का सीक्रेट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं एंड इसीलिए उन्होंने यूटा को काम सौंपा था कि उसकी गैर मौजूदगी पे वो यूटा का ध्यान रखे, उस पर नजर रखे। और अब जो यूटा है वो सभी को बताता है कि दूसरे एग्जीक्यूटर्स और सभी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बारे में छुपाने के बजाय मैंने डिसाइड करा ये काम मैं ही करूँ। लेकिन जो हायर अप थे वो बेवकूफ़ नहीं थे और इसीलिए इस चीज़ को अप्रूव करने के लिए मेरे को एक बाइंडिंग वाव के अंदर एंटर करना पड़ा, जिसके अंदर मेरे को तुम्हें मारना पड़ा था एंड इसीलिए मेरे को माफ़ करना तुम्हें मारने के लिए। एंड देन यूजी पूछता है लेकिन वो जिंदा कैसे हुआ, एंड इस चीज़ का भी रीज़न यही होता है अपने यूटा की रिवर्स कर्स टेक्निक। और ये सब सुनने के बाद ना यूजी यूटा से पूछता है कि वो इतना सब उसके लिए क्यों कर रहा है वैसे। और फिर यूटा उसे बताता है कि तुम उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और पहले मैं भी अपनी पावर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा था और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें मेरे को फोर्स कर रही है, लेकिन मैंने इन्हें खुद ही न्योता दिया था। लेकिन ये तुम्हारा केस नहीं है, जो ये पावर्स है वो तुम्हारी नहीं है और इसीलिए तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ना अपना जो यूटा है वो यूजी को, और फिर उधर फुशिगुरो भी आ जाता है यूजी को जुजुत्सु हाई वापस ले जाने के लिए। लेकिन इस सब चीज़ों के लिए ना जो यूजी था वो पूरा रिफ्यूज़ कर रहा होता है, वो ये सब बातें को ला रहा होता है कि उसने इतने सारे लोगों को मार दिया, उसकी गलती है, उसे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, लाइक ऐसे सब बातें। और फिर फुशिगुरो चिढ़ते हुए उसे कहता है ये सब हमारी गलती है और हम लोग कोई हीरोज़ नहीं है जो कि जस्टिस के लिए फाइट करते हैं, हम लोग जुत्सु सोर्सरर है। और अब फुशिगुरो यूजी को कलिंग गेम के बारे में बताता है जो केंजाकू ने शुरू किया है, जिसके अंदर जो सोर्सरर है वो आपस में एक दूसरे से फाइट करेंगे और इस जाल में उसकी बहन भी फंस चुकी है एंड अब ना बंदा उसे भीख मांगता है
कि वो उसे बचाए, वो उसे सेव करे, उसकी बहन। तो गाइज आज हम लोग जुत्सु काइसन के सीजन 3 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो जरा सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अभी हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर्स का, सो प्लीज़ इसे कंप्लीट करा देना। एंड अगर तुम हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो ये रही हमारी UPI, तुम लोग इस पर पे कर सकते हो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और हम लोग पूरी ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके तुम्हारे लिए वीडियो लाने का। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था मास्टर टेनगेन को। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं यूकी को, जो कि टेनगेन से पूछती है क्या तुम मेरे को हेलो नहीं बोलोगे। तो टेनगेन जवाब देता है ये मिलना हमारा पहली बार नहीं है यूकी। और फिर यूकी उससे पूछती है कि जो उसका स्टार कॉरिडोर वाला टॉम है उसने उसे क्लोज क्यों करा है। तो टेनगेन इसका भी जवाब देता है कि बिकॉज उसे डर है कि वो लोग केंजाकू के अलाइनमेंट ना हो, आई मीन उसके दोस्त ना हो, बिकॉज वो ह्यूमन हार्ट को अब रीड नहीं कर सकता है। और इसी दौरान यूजी टेनगेन से सवाल पूछता है कि वैसे वो ऐसा कैसे दिखने लग गया। एंड ये सवाल तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा कि जो टेनगेन है वो इतना अजीब कैसे दिख रहा है। और अब टेनगेन काफी अच्छे से जवाब देते कि मैं शायद इमोर्टल हो सकता हूँ, लेकिन मैंने एज को इम्यून नहीं करा। 500 साल बाद तुम लोग भी बिल्कुल ऐसे दिखोगे। और 12 साल पहले जब मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज होने में फेल हो गया था तो जो मेरी एज है वो एक्सलेट होती रही। एंड जो मेरी सेल्फ अवेयरनेस है एज एन इंडिविजुअल वो कम हो गई। और अभी ना उस जगह मुद्दे की बात शुरू होने वाली, लेकिन बात शुरू होने से पहले जो टेनगेन थे वो यूटा, यूकी और चोसो को बोलते कि उन दोनों में से उन तीनों में से किसी दो को उन्हें गार्ड करना पड़ेगा। एंड अब हमें टेनगेन के थ्रू पता चलता है कि जो केंजाकू है उसका मोटिव है जितने भी जापान के अंदर लोग हैं उन्हें सोर्सरर्स में कन्वर्ट करना। और इस मेथड के लिए, इस एवोल्यूशन के लिए जो केंजाकू है वो उसे टेनगेन को ह्यूमन काइंड के साथ मर्ज करेगा। एंड जो सभी लोग होते हैं ना उन्हें ऐसा लगता है कि भाई टेनगेन इस चीज़ के लिए मना कर देगा तो सब सही हो जाएगा, डरने की कोई भी चिंता नहीं है। बट डरने की चिंता है, बिकॉज जो टेनगेन है वो उसे उन सभी को यही बताता है अभी वो ह्यूमन से ज़्यादा एक कर्स स्पिरिट है। और जो केंजाकू था उसकी एबिलिटी कर्स मैनिपुलेशन। और जिस वक्त उनका इनकाउंटर होगा उस वक्त जो केंजाकू है वो उन्हें सीज कर देगा। एंड इन सब चीज़ों के बाद अब यूकी और चोसो डिसाइड करते हैं कि वो टेनगेन के साथ रहेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। और अब टेनगेन उन्हें देते हैं प्रिजन रियलाम की बैग, जिससे वो गोजो को बचा सकते हैं। लेकिन इसको ओपन करना बच्चों का खेल नहीं होता, बिकॉज इसे खोलने के लिए भी स्पेशल टूल चाहिए होता है, जो होता है या तो उनके पास इन्वर्टेड स्पेयर्स ऑफ हेवन होना चाहिए जो कि कर्स अग्नि को नलिफाई करता है, या ब्लैक रोप होना चाहिए जो कि सेम काम कर्स अग्नि को नलिफाई करता है। और अभी ना उनके पास दोनों नहीं होते, ना ही उनके पास इन्वर्टेड स्पेयर्स ऑफ हेवन होता है जो यूजी ने काफी पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ना ही उनके पास वो ब्लैक रोप होती है। लेकिन फिर यूकी सभी को बताती है एक रास्ता है। कलिंग गेम में एक प्लेयर है जो कि हज़ारों साल पहले की प्लेयर है और वो खुद को एंजल बुलाती है। और उसकी एबिलिटी है कर्स टेक्निक को इंस्टिंग्विश करने की, वो कर्स टेक्निक को गायब कर सकती है। एंड उसका नाम एंजल है, जिसको तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड इसका मतलब ये होता है कि जो अपने यूजी और उसके सभी दोस्त है उन्हें इसके साथ भाईचारा बनाना होगा। और इस चीज़ को लेकर ना जो टेनगेन थे वो भी सहमति करते हैं। एंड फिर फूसी को पूछता है कि वो जानते कि वो कहाँ पर है। तो टेनगेन इतने बता पाते हैं कि वो इस साइड ऑफ टोक्यो में कहीं है। और इसके बाद अब हमें जो कलिंग गेम्स है उनके रूल बताए जाने वाले हैं, जिसे तुम लोग ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो रूल्स है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इस आर्क में काम आने वाला है। तो सबसे पहला रूल्स होता है कि अपनी कर्स अग्नि को अवेकन करने के बाद जो प्लेयर्स है उन्हें अपने पार्टिसिपेशन को कलिंग गेम के अंदर डिक्लेयर करना होगा, वो भी 19 डेज के अंदर उस कॉलोनी को चूज कर जो वो करना चाहते हैं। और सेकंड रूल ये होता है कि जो भी प्रीवियस रूल्स को ब्रेक करेगा उसकी जो कर्स टेक्निक है वो उससे रिमूव हो जाएगी। और तीसरा रूल होता है कि जो भी नॉन प्लेयर कॉलोनी के अंदर एंटर करता है तो उसे भी कलिंग गेम के अंदर अपने पार्टिसिपेशन को डिक्लेयर्ड करना पड़ेगा। और फोर्थ रूल ये होता है कि जो प्लेयर्स है उन्हें स्कोर दूसरे प्लेयर्स की लाइफ को
ख़त्म करने के बाद मिलेगा। और फिफ्थ रूल ये होता है कि जो गेम मास्टर है उन्होंने प्लेयर्स की वैल्यू को भी डिटरमाइन करा हुआ है कि अगर कोई भी सोर्सरर एक दूसरे सोर्सर को गेम ओवर करता है तो उसे 5 पॉइंट मिलेंगे, और अगर वो सोर्सर किसी नॉन सोर्सर गेम एंड करता है, गेम ओवर करता है, तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। और फेट एंडिंग ने बता दे कि जो भी प्लेयर इस कलिंग गेम के अंदर एंटर करेगा उसे एक शिकेगामी रिसीव होगा जिसे कहा जाता है कोगाने, और तुम लोग इसे कलिंग गेम प्रोग्राम का मास्टर समझ सकते हो। एंड कलिंग गेम का 7वां रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर 100 पॉइंट टच कर देता है तो वो गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट करके कलिंग गेम के अंदर एक न्यू रूल ऐड कर सकता है। बट इसकी भी एक कंडीशन होती है, जो ये है कि वो रूल किसी दूसरे रूल को बिगाड़ना नहीं चाहिए। और कलिंग गेम का आखिरी रूल ये होता है कि अगर किसी प्लेयर्स के 90 डेज तक सेम पॉइंट रहेंगे तो फिर भी जो उसकी कर्स टेक्निक है वो उससे रिमूव हो जाएगी। और फिर साइड से मार्की भी डिसाइड करती है कि जो सभी लोग हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो फिर वो भी जेनिन क्लैन से सभी कर्स सूल को कलेक्ट कर लेगी। एंड हमें बताया जाता है कि जो सातों गोजो के सील होने के बाद जो कामो क्लैन और जेनिन क्लैन थे उन्होंने जुत्सु हाई कर्स वेयरहाउस को पूरा सफाया कर लिया था। एंड जो मेगुमी है वो न्यू जेनिन क्लैन लीडर बन चुका है। एंड ये जब बात अपना यूजी सुनता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, बट मेगुमी बोलता है मैं तेरे को बाद में बता दूंगा क्या सीन है। और अब फाइनली वो पॉइंट आता है जब सभी लोग बाहर निकल जाते हैं अपना अपना काम करने के लिए। एंड यूजी को ऐसे जाते हुए देखकर जो चोसू था वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, बट फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ताकाबा को जो कि लोगों को एंटरटेन कर रहा होता है, और इसके बारे में भी हमें आगे काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा, तो सब्र करना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर यागा है उनका गेम ओवर कर दिया गया है हायर अप द्वारा, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि जो यागा है वो फ्यूचर में उनके लिए खतरा बन सकता है इसीलिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग जेनिन क्लैन के नाओया को देखते हैं जो कि माँ की ओर देखने का बोलता है देखो तो कौन आई और ये तुमने क्या फेस बना दिया, एंड इसे तो तुम हील भी नहीं कर सकती और अब तुम क्या करोगी। और फिर माँ की जवाब देती है ओह अच्छा तो तुम वुमेन को उनके फेस से जज करते हो, मेरे को लगा तुम तो केवल उनकी और तुम ये पढ़ सकते हो माँ की ने क्या बोला थोड़ा स्किप करके। एंड ये सुनने के बाद जो अपना नायो था वो थोड़ा भड़क जाता है और बोलता है स्कम बैक मेरे सवालों का जवाब दो। और फिर ना जो माँ की थी वो कुछ ना बोल के उस जगह जा रही होती है जिस जगह करसूर रखे हुए है, बट तभी साइड से उसकी मॉम आती है और उसे बताती है बोलती है वापस आओ, क्या तुम भूल गई हमें इजाज़त नहीं है कर्स वेयरहाउस जाने की। बट फिर माँ की उन्हें चाबी दिखाती है और कहती है जो क्लैन के हेड है उन्होंने कहा है मैं जा सकती हूँ। जब माँ की उस जगह पहुँचती है जिस जगह करसूर रखे हुए और उस जगह दरवाज़ा खोलती है तभी वो शॉक्ड बिकॉज उसके सामने उसके फादर होते हैं और उधर कोई भी करसूर नहीं रखे हुए थे। इवन जो माई है उसके फादर ने उसका भी काफ़ी बुरा हाल कर दिया है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नाओया और उसके भाई को जहाँ पर दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और दोनों खुश नहीं होते अपने मेगुमी के क्लैन लीडर बनने से। और अभी ना अगर इन्हें सभी क्लैन से अपना रिलेशन अच्छा करना है तो ये लोग ऐसे तो नहीं मार सकते सभी को, एंड इसीलिए अब इनका प्लान होता है कि मेगुमी माई और मागियो मार देंगे और इन पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये लोग गोजो को छुड़ाने का प्लॉट कर रहे हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फाइट में आते हैं जहाँ पर जो माँ की फादर है वो सीक्रेट आर्ट फॉलिंग ब्लूसम इमोशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन जो माँ की होती है वो भी अभी इस अटैक के लिए रेडी होती है और काफ़ी बैलेंस लग रही होती है। इवन हमें उसके अटैक वेपन के बारे में बताया जाता है जिसे कहा जाता है ड्रैगन बोन, और उसकी एबिलिटीज़ होती है कि वो एक्यूमुलेट कर सकती है फोर्सेस और कर्स एनर्जी को और यूज़र की विल के अकॉर्डिंग वो उसे इजेक्ट भी कर सकती है। और अब जैसी माँ की फादर माँ की पे अटैक करते हैं माँ की पहले उस हमले को ब्लॉक करती है एंड देन अपने ड्रैगन बोन के थ्रू ना अपने डैड की शॉट को ब्रेक कर देती है। एंड अभी देखकर लग रहा था कि माँ की शायद इस फाइट को डोमिनेट करेगी, लेकिन अगले ही पल जो उसके डैड होता है वो कैसा अटैक करता है मेरे को समझ नहीं आता, बट जो माँ की है उसका गेम ओवर। एंड इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो भी ख़त्म। सो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो जरा सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। एंड अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय। सो गाइज आज हम लोग जुत्सु काइसन के सीज़न 3 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार न्यू आते हो और तुम्हें वीडियो पसंद आती है
तो हम मेरी तुमसे एक ही विनती है, इस वाली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर तुम्हें पसंद आती है तो। और अभी हमारा टारगेट 1K सब्सक्राइबर्स का है। और इसी के साथ ही अगर तुम लोग हमें ऐसा सब दिखाना चाहते हो जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग जल्दी से जल्दी तुम्हारी फेवरेट सीरीज़ लाए, तो ये रही हमारी UPI, तुम लोग इसे पे कर सकते हो। एंड इसी के साथ ही हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो माकी है वो अपने डैड से बैटल में हार चुकी है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो माकी के डैड थे वो अपनी दोनों बेटियों को घसीट के कहीं ले जा रहे थे और ये चीज़ भी कह रहे होते हैं कि उनके भाई और उनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। जो रीज़न था उनका क्लैन का हेड ना बन पाने का वो थी उनकी 2 बेटियां जो कि किसी काम की नहीं है। और फिर वो उन्हें उस जगह फेंक देते हैं जहाँ पर ग्रेड 2 या उससे लोअर ग्रेड की काउंटलेस कर्स स्पिरिट्स होती है। और मैं तुम्हें साफ शब्दों में कहूँ ना, वो उन्हें यहाँ पे मरने के लिए छोड़ रहे हैं। और अभी तुम लोग देख सकते हो कि वो लोग कितने लाचार होते हैं। और जो माँ की है उसका तो आई थिंक गेम ओवर हो गया है। और जो माई है उसने उसके शरीर पे हाथ रखा हुआ है और वो उसे कहती है तुम टफ हो और मैं जानती थी ऐसा एक दिन जरूर होगा। इसके बाद माई क्या करती है उसे तुम खुद देख सकते हो। और फिर ना जो माँ की है उसकी आंखें खुल जाती है, लेकिन अभी वो अपने इनर सेल्फ में होती है। और माई भी ना माँ के बगल में बैठी थी और वो उसे कहती है तुम प्रोबेबली मेरी कर्स एग्नी को समझती हो और मैं तेरे को ज़्यादा बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी। उसके कर्ज से मैं इंजर्ड हो गई हूँ और अगर मैं ये करती हूँ तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा और इसीलिए आने वाले सफ़र के लिए तुम्हें गुड लक। और फिर माँ की खड़ी होती है और कहती है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, वापस आ जाओ। और माई जवाब देती है ये बात मैं काफ़ी लंबे समय से जानती थी कि क्यों जो ट्विंस है वो इनऑस्पिशियस होते हैं सोर्सरर्स के लिए, और अगर तुम्हें कुछ गेन करना है तो इसके लिए तुम्हें कुछ ऑफर करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं बाइंडिंग वॉव की बात नहीं कर रही, इन द सेम वे जो सफरिंग्स है वो भी हमें ताकतवर बनाती है। और अभी जो माई है वो खुद को सेक्रीफाइस करने वाली, बिकॉज वो जानती है कि उसके रहते हुए माँ की कभी भी ताकतवर नहीं बन पाएगी। लेकिन जाने से पहले माई माकी से एक वादा कराती है कि वो यहाँ पर सभी चीज़ों को तबाह कर दे, सभी चीज़ों को। एंड इसी के बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर माँ की अभी कर्स स्पिरिट से घरी हुई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं माँ के फादर को, जिसे उस जगह से जिस जगह उन्होंने माँ की और माई को फेंका था वहाँ से सेंस होता है कि जो वहाँ की सारी कर्स स्पिरिट्स है वो गायब हो चुकी है। लेकिन इसका रीज़न उन्हें पता नहीं होता। और जो एनर्जी है ना उन्होंने वो एनर्जी पहले भी फील करी हुई है जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। और अब माँ के फादर को उसके अंदर तोजी फुशिगुरो की पावर्स सेंस हो रही होती है। एंड अब वो समझ चुके हैं खतरा आ चुका है और वो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी पावर्स को रिलीज करता है। बट इसका कुछ भी अब फायदा नहीं होता, बिकॉज माँ की बिना मतलब सीरियस लिए बिना देखे अपने फादर का एक गेम बचा डालती है। और अब जो माँ की रैम्पेज की खबर है ना वो पूरे जेनिन क्लैन के अंदर फैल चुकी है। एंड इसके बाद ना वहाँ पर हाई अलर्ट लग जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कोकरू यूनिट के कैप्टन को, जो कि अपने साथी को बोल रहे होते हैं कि माँ के मिल जाने के बाद उसे मारना मत, बिकॉज मैं उसे अपने हाथों से फिनिश करूँगा। और इस यूनिट के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर वो लोग एंटर करते हैं जिनके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं होती, और जो इस यूनिट के लोग हैं वो दिन रात मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते रहते हैं। और जिस पैनल का तुम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो पैनल हमारे सामने होता है, जहाँ पर जो माँ की है वो काफ़ी सारे लोगों से घिरी हुई है और माँ की वो अपनी बहन के साथ बिताया हुआ अच्छा पल याद आता है। लेकिन वो पल भी याद आता है जब माँ की बहन ने उसे कहा था सभी जो बर्बाद कर दो। और इसी के साथ फाइट शुरू होती है जहाँ पर एक बंदा माँ की पे अटैक करता है, लेकिन माँ की उसके हमले को काफ़ी आराम से डॉज करके उसके हाथों की ऐसी तैसी कर देती है। एंड ऐसे ही वो इस फाइट में काफ़ी डोमिनेट कर रही होती है। एंड जो फाइट के पैनल्स है वो काफ़ी मतलब ब्रूटल होते हैं जिसे मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। बट इस फाइट के अंदर ना जो माँ की है भाई उसका अलग ही बजर्क मोड चालू था। और जब ये एपिसोड आएगा ना जो एनिमेशन होने वाले तुम्हें देख के मजा आ जाएगा गाइस। लेकिन अभी फाइट खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम लोग देखते हैं जमीन के अंदर से एक हाथ निकल के आता है बड़ा सा और वो ना माँ को दबोच के रख देता है। एंड उस जगह अब आ चुकी है हे स्क्वाड। और मैं तुम्हें इनके बारे में सिंपली बता दूं, ये जेनिन क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है जिसके अंदर सोर्सरर होता है और फिर नाबो की, और वो जो बुढ़ाऊ है
वो एक साथ माँ की तरफ आगे बढ़ते हैं उसे पूरा फिनिश करने के लिए, लेकिन जिस हाथ के अंदर माँ की फंसी हुई थी वो उस हाथ को ही फाड़ के रख देती है। एंड जब नाबुकी और वो बुढ़ाओ एक साथ अटैक करने वाले तभी एक सरप्राइजिंग चीज होती है। वो नाबुकी और जो बुढ़ाऊ था उन दोनों के गले पे सेम टाइम पे अटैक करती है और गला फाड़ के रख देती है। एंड भाई मैं सोच रहा हूँ कि जो ये दोनों कैरेक्टर है भाई वो माकी को भाई छू तक नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाई ये लोग। एंड तभी साइड से हम लोग एक आंख को देखते हैं जो कि माँ को रोक रही होती है, और ये रोकने का काम होता है इस बच्चे का जिसे तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। और वो चिल्लाते हुए मास्टर जिंची को बोलता है और मास्टर जिंची फिर काफी तेजी से माँ की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट जो माँ की है वो सबसे पहले उस बच्चे की आंख को ठिकाने लगाती है जो उसे रोक रही थी। एंड फिर जिंची जब उस पर अटैक करता है ना अपने घूसों से, तो लग रहा होता है कि भाई अब तो कुछ होने वाला है, कुछ तो क्रेजी होगा। शायद जो माँ की है वो स्ट्रगल करेगी, शायद जो माँ की है वो इस बार कीप अप नहीं कर पाएगी। बट जो हम सोचते हैं वो कभी ऐसा होता नहीं है। और इसके बाद वाला जो पैनल है ना वो काफ़ी ब्रूटल है और इसलिए वो पैनल में तुम्हें नहीं दिखा सकता। और फिर माँ के सामने होता है फाइनल बॉस नाओया, और वो उसे कहता है क्या तुम्हारे पास ह्यूमन हार्ट नहीं है। और फिर माँ जवाब देती है, माँ की जवाब देती है नहीं, वो अपने साथ लेके चले गई। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना माँ की काफ़ी खतरनाक लग रही है। और तभी हम लोग छोटा सा नाओया का पास देखते हैं जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि वो जीनियस था और सभी लोग उसे कहा करते थे अपने फादर के बाद नेक्स्ट हेड वो बनेगा। बट तभी उनके क्लैन में एक ब्लैक शिप जन्म लेती है जिसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। और नायो को ऐसा सुन के लग रहा होता है ना कि जिस इंसान के पास कर्स एनर्जी नहीं है वो कितना घटिया फील करता होगा, कैसा दिखता होगा, वो देखना चाहता है। और यहाँ पर बात हो रही होती है तोजी फुसिगुरो की। और जब बंदा तोजी को देखता है ना भाई अपने नाओया की फट के चार हो जाती है। और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर नाओया काफ़ी स्पीड से माकी पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन माकी सभी हमलों को डॉज करती है एंड साथ ही काउंटिंग कर रही होती है जिस काउंटिंग का मैं बिल्कुल ही मतलब नहीं समझा। जिसके बाद नाओया माकी पे अपनी फ्रेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है एंड उस पे सक्सेसफुली हिट कर देता है जिसका इम्पैक्ट इतना होता है कि वो काफ़ी दूर जाके दीवार पे टकरा जाती है। और अभी ना बंदा माकी को मौका तक नहीं दे रहा होता, वो लगातार उस पर अटैक्स करा जा रहा है। एंड भाई वो जानता है कि अगर उसने माकी को एक बार खुला छोड़ दिया तो माकी भाई जो भी उसके सामने आएगा उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देगी। और अभी ना तुम लोग माकी की हालत खुद देख सकते हो, लेकिन अभी भी वो काउंटिंग ही कर रही होती है। और जो नाओया है वो उसे देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि तुम तोजी नहीं हो, जो साइन है इनसिग्निफिकेंट का वो है स्ट्रेंथ को इग्नोर करना। और इसीलिए कोई भी तोजी को नहीं समझ पाया एक्सेप्ट सातोरू गोजो। और अभी फिर से नाओया अपनी स्पीड से मागी को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर चुका है। एंड भाई को ऐसा लग रहा होता है कि जो इंसान उनके साथ खड़े होने के लायक है वो खुद है। नाओया भाई यहाँ पर वो ना गोजो और तोजी को प्रेस कर रहा होता है, उनकी तारीफ कर रहा होता है। और आखिर में अब नाओया अपना फिनिशिंग मूव माकी पे करने वाला है। वो अपनी टॉप स्पीड पे स्पीड से माकी पे अटैक करेगा, पंच मारेगा। एंड माकी भी माँ के उसके सामने ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कि भाई तेरे को जो करना है वो करके दिखा। एंड फिर जब अपना नाओया माकी पे अटैक करता है वो उस पर अटैक नहीं करता, वो दूसरी जगह जाता है और फिर वो फिर से मुड़ता है। एंड जैसे वो माकी पे अटैक करता है ना, माकी उसके अटैक लगने से पहले उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारती है और उसका गेम ओवर कर देती है। एंड फिर काफ़ी बैलेंस में उसे कहती है तो कुछ कह रहा था ना, फिर से कहियो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नाओया का दी एंड करने के बाद अब माकी जाती है अपनी मॉम के पास। एंड वो क्या करती है तुम लोग अच्छे से जानते हो, जो उसने दूसरे मेंबर्स के साथ किया वही वो अपनी मॉम के साथ करती है। और फिर हम लोग बात का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी नाओया काफ़ी घायल होता है और वो हंसते हुए कह रहा होता है वो लड़की उसने मेरे को फिनिश नहीं किया। और भाई को लग रहा होता है ना कि अभी तो अब वो फिर से माकी से रिवेंज लेगा, लेकिन इसका मौका उसे मिलने वाला नहीं है। और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ क्योंकि नाओया के पीछे माकी की मॉम आ जाती है जो कि जल्दी उनका गेम ओवर होने वाला है बिकॉज वो काफ़ी इंजर्ड होती है, लेकिन उनके हाथों में होती है नाइफ और वो उस नाइफ से अपने नाओया को स्टैप कर देती है। और आखिर में हमें माकी के मॉम के थॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो यही सोच रही होती है कि वो खुश है कि उन्होंने अपनी उन दोनों बेटियों को जन्म दिया और इसी के साथ
इसके बाद फिर हमें कैजुअलिटीज दिखाई जाती है एंड इसके बाद जो अपना एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। एंड अगर तुम्हें गाइज आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज आज हम लोग जुत्सु काइसन के सीजन 3 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार न्यू आते हो और तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड साथ ही तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो तुम लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम लोग हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाना चाहते हो जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग जल्दी से जल्दी तुम्हारे लिए वीडियो लाए, तो ये रही हमारी यूपीआई, तुम लोग सर पे कर सकते हो जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग जल्दी तुम्हारी पसंद की वीडियोस लाएंगे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि माँ के रास्ते में जो भी आता है उसने उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं फुसिगुरो और यूजी को जो कि हिकारी से मिलने जा रहे होते हैं। लेकिन जाने से पहले फुसिगुरो यूजी को अपने कपड़े चेंज करने को बोलता है बिकॉज जो हिकारी है उसका हायर अप्स के साथ झगड़ा हुआ था और वो जुत्सु एक्टिविटीज इलीगल जुत्सु एक्टिविटीज के अंदर भी इन्वॉल्व था। तो अगर वो उन्हें देखेगा तो वो फिर वहां से भागने की ट्राई करेगा इसीलिए। और अभी तुम लोग थोड़ा ये भी सोच रहे हो कि जो हिकारी की लोकेशन है वैसे उन्हें किसने बताई, तो इसका जवाब होता है मास्टर टेनगेन। इसके बाद जब वो लोग बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे तभी उन्हें दो लोग रोकते हैं जिसमें से एक बॉडी वाला बंदा उनके पास आता है और बोलता है ये जगह बच्चों के खेलने की चीज नहीं है सो आप ही चले जाओ। बट फिर फुसिगुरो जवाब देता है हमें पैसों की ज़रूरत है और हम लोग यहाँ पर फाइट के लिए आए। एंड देन जो बॉडी वाला बंदा होता है वो भाई फुसिगुरो पे एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन अगले पैनल में हम लोग देखते हैं वो तो केवल उसे डराने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो बॉडी वाला बंदा उन्हें बोलता है रूल नंबर 1 कोई भी क्लब के बारे में कुछ नहीं कहेगा। सो मेरे को बताओ ये बात तुम्हें किसने बताई, सो मैं उसका गेम बजा डाल दूंगा। एंड देन फुसिगुरो जवाब देता है मैं उसका नाम नहीं जानता बिकॉज 1 महीने पहले मैंने उसका गेम बजा दिया था। और जो उस बॉडी वाले का पार्टनर होता है वो अपने मन में सोचता है जो कोंडो है वो 1 महीने पहले डिसअपियर था। और भाई को लग रहा होता है ना कि ये लोग सच बोल रहे हैं। और इसके बाद जो उस बॉडी वाले का पार्टनर होता है वो यूजी को चूज करता है फाइट करने के लिए कि ये बंदा फाइट करेगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग स्टेडियम का सीन देखते हैं जहाँ पर जो यूजी का अपोनेंट है वो और कोई नहीं उसका दोस्त पांडा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग हिकारी को देखते हैं जो कि अपनी प्रेडिक्शन लगाता है यूजी पर और वो ये भी कहता है कि जो सोर्सरर है वो इनफ है उस पांडा को बीट करने के लिए। और जब उनकी फाइट शुरू होती है तो जो पांडा होता है ना झूठी फाइट शुरू होती है तो जो पांडा होता है वो हारने की एक्टिंग करता है जो कि काफ़ी बुरी थी। बट इसी के साथ ही अपना यूजी इस फाइट को जीत चुका है। जिसके बाद अब जो हिकारी है वो अपनी थोड़ी तारीफें करता है एंड देन अपने साथियों को कॉल लगाता है बिकॉज अब उसे यूजी से मिलना है पर्सनली। और इसके बाद ना हमें उसके जो साथी है जो लड़के नहीं है जैसे तुम लड़की समझ रहे हो वो लड़का होता है और उसका नाम होता है किरारा होशी जिसको हम लोग केवल होशी ही बोलेंगे। और फिर जो हिकारी के साथी होते हैं वो उससे पूछते हैं वैसे हम लोग जो दूसरे बच्चे हैं उनका क्या करेंगे, तो हिकारी जवाब देता है उनकी चिंता मत करो उसे होशी संभाल लेगी। और जो बात है वो छुपके से फुसिगुरो भी सुन रहा होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं पांडा और फुसिगुरो की मुलाकात को। और पांडा फुसिगुरो से पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या यूजी हिकारी से मिल पाएगा। तो पहले फुसिगुरो से ये पूछता है कि उसने वैसे उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। और पांडा जवाब देता है कि वो जानता है कि जो हिकारी है वो कहाँ पर रहता है, वो मॉनिटर रूम में रहता है जो कि रूफ में, लेकिन कभी भी वो मॉनिटर रूम के पास नहीं जा पाया। फर्क नहीं पड़ता उसने कितना ही हार्ड ट्राई क्यों ना किया हो। एंड हो सकता है कि ये होशी की कर सकने या कोई नतीजा हो और वो इस चीज़ को लेकर अभी श्योर नहीं है। और अभी ना उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जो यूजी है वो झूठ बोलने में काफ़ी बेकार है। तो ऐसा हो सकता है कि हिकारी समझ जाए कि वो झूठ बोल रहा है जिसके बाद वो उसे बाहर फेंक देगा, नहीं तो वो अपने बाउंसर को बुलाएगा उसे बाहर फेंकने के लिए। जिसका मतलब यही होता है कि जैसे ही यूजी उस दरवाजे के अंदर एंटर करेगा वैसे ही उन्हें उस एरिया के जितने भी गार्ड्स हैं उन्हें सीज करना पड़ेगा जिससे
वो उससे बात कर पाए, आई मीन यूजी हिकारी से बात कर पाए। और जो मेगुमी है, फुसिगुरो है, वो जवाब देता है चिंता मत करो, जो भी वहाँ के लोग होंगे मैं उन्हें मारूंगा नहीं, सिंपली नॉकआउट कर दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और जो फुसिगुरो और पांडा है वो उन सभी गार्ड्स को ठिकाने लगा देते जो कि मॉनिटर रूम के आसपास वाले एरियाज में गार्ड कर रहे थे। एंड जब वो लोग रूफ में जा रहे छत की, तभी जो होशी है ना वो उन्हें देख लेती है और वो समझ जाता है यहाँ पर सबके सब धोखेबाज है। और जैसे ही वो फोन निकालता है हिकारी को बताने के लिए ये सब, तभी उसके मुंह के सामने आ जाता है फुसिगुरो का डिवाइन डॉग, जिसके चक्कर में जो उसका फोन है वो उससे दूर हो जाता है। लेकिन जो डिवाइन डॉग है ना उस पर अटैक नहीं कर पाता, वो उससे क्लोज जाते उससे दूर हो जाता है। लेकिन अभी भी होशी रुकता नहीं है, वो फिर मॉनिटर रूम की तरफ भागता है। और जो पांडा है वो चिल्लाते हुए कहता है वेट होशी, हम लोग तुम्हारे एनिमी नहीं है, हमारी तो बस एक रिक्वेस्ट है हिकारी के साथ। बट होशी बोलता है मैं तुम पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं करने वाली, तुम सभी लोग धोखेबाज हो। और अभी ना जो सभी लोग होते हैं, आई मीन डिवाइन डॉग फुसिगुरो हो गया, वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं कैसे जो अपना फुसिगुरो है वो डिवाइन डॉग से टकरा जाता है। एंड ये जो सारी पावर्स होती है वो होशी की होती है। और अभी फुसिगुरो समझ नहीं आ रहा होता कि साला यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन तभी वो पांडा के बैग पे एक साइन को नोटिस करता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग हिकारी को देखते हैं जिसके सामने यूजी बैठा हुआ है। और हिकारी उसे कहता है क्या तू मेरी बातों में बिलीव करेगा अगर मैं तेरे को कहूँ अगर तू मेरे साथ एक दिन में 1 घंटा भी काम करता है तो तू महीने में 1 मिलियन येन कमा सकता है। और इसके बाद ना वो उसे गैम्बलिंग का ज्ञान देने लग जाता है जो कि हमारे बिल्कुल भी काम का है नहीं, बिकॉज हम लोग गैम्बलिंग करते ही नहीं है। और जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते तभी हिकारी नोटिस करता है कि उसे होशी का एक मिस्ड कॉल आया है। और फिर हिकारी ड्रिंक बना रहा होता है जहाँ पर जो यूजी है वो सोडा पी रहा है। और हिकारी उससे पूछता है क्या तुम सातोरू गोजो को जानते हो, वो भी ड्रिंक नहीं करता था। एंड फिर यूजी बोलता है वैसे कौन गोजो, एंड यहाँ पर ना वो एक्टिंग कर रहा है। और फिर हिकारी बोलता है कम ऑन सच तो बोलो, जो सभी सोर्सरर है वो जानते हैं गोजो कौन है और तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो, तुम नहीं जानते। और अभी ना यूजी को देखकर बताया जा सकता है भाई वो झूठ बोल रहा है। और जब हिकारी को चढ़ जाती है तो वो सीरियस वे में यूजी से पूछता है तुम सच बताओ, तुम जुत्सु हाई के स्पाई हो ना। और फिर ना जो यूजी है वो फिर से यही बोलता है कि वो नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन अब हिकारी उस पर ट्रस्ट नहीं करता एंड देन उस पर अटैक्स पे अटैक्स करा जा रहा होता है। और जैसे यूजी काउंटर अटैक करे उसे मेगुमी की वो बात याद आती है जब उसने कहा था हम लोग यहाँ पर बस हिकारी से एक रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। और इसके बाद यूजी अपना सिर हिकारी के सिर पे मारता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरी बात सुन। लेकिन हिकारी जवाब देता है नो बिकॉज आई फील कोल्ड। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फुसिगुरो को जो कि होशी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो लोग जुत्सु हाई की साइड नहीं है। एंड अभी वो जानते कि टोक्यो की क्या सिचुएशन है एंड एक जुत्सु तरह अटैक जल्दी होने वाला है कभी भी, एंड इसीलिए उन्हें हिकारी की ज़रूरत है। लेकिन होशी जवाब देता है उन्हें उसकी क्या ज़रूरत है बिकॉज उनके पास तो गोजो है ना। बट फुसिगुरो जवाब देता है गोजो सेंसे गॉड सील दैट्स वाई वी लॉस्ट। और ये सुनने के बाद तुम लोग होशी का रिएक्शन देख सकते हो, उसे अभी यकीन ही नहीं होता कि भाई ये लोग सच बोल रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है। एंड आखिरी बंदा रैबिट एस्केप का इस्तेमाल करने वाला है, कर रहा होता है। एंड इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय। सो गाइज आज हम लोग जुत्सु काइसन के सीजन 3 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार न्यू आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड साथ ही हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का, तो जितना जल्दी हो सके अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ ही अगर तुम लोग हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाना चाहते हो जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग जल्दी तुम्हारी मनपसंद सीरीज़ लाए, तो ये रही हमारी UPI, तुम लोग इस पर पे कर सकते हो जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम लोग जल्दी तुम्हारे लिए वीडियोज़ लाएंगे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो फुसिगुरो है वो रैपिड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है होशी को रोकने के लिए। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो फुसिगुरो के रैबिट्स है वो थोड़े अलग होते हैं बिकॉज उनकी बैक पे स्टार वर्ड का साइन बना हुआ है। बट जैसे ही वो होशी पे अटैक करते हैं
वही सेम चीज जो पहले उन डॉग के साथ हुई थी वो अब इन रैबिट्स के साथ होती है। वो होशी पर अटैक नहीं कर पाते, वो उसके क्लोज जा ही नहीं पाते हैं। और फुसीगुरो को ऐसा लगता है कि जैसा पहले उसके डॉग के साथ हुआ था वैसा अगर उन रैबिट्स के साथ होता है तो फिर जो होशी है वो सफोकेट हो जाएगी और उससे उसका गेम ओवर हो जाएगा। एंड वैसा होता भी, लेकिन इससे होशी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद फुसीगुरो नोटिस करता है कि जो उसकी बॉडी है उस पर स्टार साइन बना हुआ है, जिसे तुम खुद देख सकते हो। और ये चीज़ें उसके डॉगी, उसके रैबिट्स, इवन पांडा पे भी स्टार साइन बना हुआ होता है। और वो समझ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें होशी कर्स टेक्निक का एक नतीजा है। एंड देन अब पांडा फिर शायद से बोलता है, सो उसकी टेक्निक कॉन्स्टेलेशन है। और इसके बारे में ना हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। बट तुम लोग इतना समझ सकते हो कि जब इनकी आप फाइट होती है तो उसके अंदर अपनी होशी हार जाती है। और अभी फुसीगुरो हकारी से मिलने के लिए इतना डेस्परेट होता है, वो उसके सामने भीख मांगने लग जाता है कि प्लीज़ वो उसकी एक बार बात सुन ले। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो यूजी है ना वो मॉनिटर रूम से फेंका जाता है। और ये चीज़ देखने के बाद फुसीगुरो भी लाइक, ये यूजी यहाँ पर कर क्या रहा है साला। एंड देन अब काफ़ी गुस्से में हकारी यूजी की तरफ आगे बढ़ता है उसे पेलने के लिए। और जब यूजी अपने दोस्तों को देखता है ना तो वो चिल्लाते हुए उन्हें बोलता है कि वो लोग बीच में इंटरफेयर ना करे। जो सुनकर हिकारी किरच जाता है, बोलता है तू मेरे को सीरियस नहीं ले रहा। एंड देन एक जोरदार मुक्का यूजी के मुंह पे। और ये मुक्का देखने के बाद ना जो उसके दोस्त होते हैं उनकी जरूर फट जाती है। और इतना मार खाने के बाद भी ना जो यूजी है वो फिर से उसके सामने खड़ा होता है। एंड ये देखकर हकारी भी यही सोचता है कि साले ये बच्चा रेजिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसे क्या हो गया, इसका इंटेंट मेरे हम लोग को डॉज करने का बिल्कुल भी नहीं है। एंड अब हिकारी काफी चौड़ में बोलता है, चल ठीक है बच्चे, मैं तेरी बात सुनूंगा लेकिन तब तक जब तक तू खड़ा रहेगा। और फिर साइड से होशी भी चिल्लाते हुए किन को बोलता है, ये लोग कह रहे थे ये इन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए तो उनकी बात सुन लो किन। एंड फिर अपना हिकारी बोलता है मैं उनकी बात सुन तो रहा हूँ। एंड देन हिकारी हंसते हुए कहता है, बच्चे तू मेरे को ये बता, हमारी ये पहली मुलाकात है और तेरे को मेरे पे इतना भरोसा क्यों है। एंड यूजी जवाब देता है, मेरे सेनपाई ने कहा है तुम ताकतवर हो काफ़ी। जिसके बाद हिकारी उसके मुंह पे एक जोरदार ब्लो और बोलता है, यही बात मैंने अपने दिमाग में सोची थी। और अब हिकारी यूजी को सुनाता है, जब एक सोर्सर दूसरे सोर्सर फेवर लेता है तो ये समझने लायक है, बिकॉज दोनों अपनी लाइफ को दाव पे लगाते हैं। और तेरे को मेरे को ये दिखाना है कि तेरे पास फेवर है जो मैं करूँगा, बट तू तो यहाँ पे किसी और के ऑर्डर से आया है। और ये बता जो ओल्ड मैन यागा है वो कर क्या रहा है, और उसे तो तेरे जैसे वीकलिंग को वाइप कर देना चाहिए कब का। बट अपना यूजी जवाब देता है, आई एम जस्ट अ कॉक। और फिर हमें थोड़ा कॉक के बारे में बताया जाता है कि कॉक एक ऐसी चीज़ होती है मशीन के अंदर की सोर्सर को जिसकी ज़रूरत है कर्ज को इरेडिकेट करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद और बेसिक चीज़ होती है हिकारी का दिमाग खराब, और वो फिर से यूजी पे बस ज़्यादा हालता है। और अब लगता है कि शायद यूजी हार चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बंदा फिर से उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं बस एक कॉक हूँ और कॉक का एक फंक्शन होता है और मेरा फंक्शन है कर्ज को हटाना है। एंड अगर तुम इसके लिए नेसेसरी हो तो मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम मेरी बातों से एग्री ना कर दो। और उसकी ऐसी जिद देखने के बाद ना एट दी एंड अब हिकारी को उसकी बात माननी पड़ती है, वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो चुका है। सो इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। एंड आई होप कि आज की वाली वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा। सो गाइस आज हम लोग JJK के सीज़न 3 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड साथ ही अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे सीरीज़ को लेकर तो तुम लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो हिकारी है वो अब उनकी बात मानने को तैयार हो चुका है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो फुसीगुरो है वो हिकारी को बताता है कि जो गोजो सेंस है वो सील हो चुके हैं। और ये सुनने के बाद
हिकारी काफी चौंक जाता है और फिर साइड से जो पांडा है वो सभी को बताता है इवन जो प्रिंसिपल यागा है उनका भी गेम ओवर हो चुका है। एंड ये सुनकर ना इतादोरी को पहले लगता है कि शायद ये उसकी गलती से हुआ है, बट पांडा उसे कंफर्म करता है कि इसमें उसकी गलती कुछ भी नहीं है बिकॉज प्रिंसिपल यागा हायर अप से लड़ते लड़ते उनका गेम ओवर हुआ। और अभी हिकारी भी समझ चुका है कि जो चीज़ है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और जो भी लोग उसकी केयर करते थे उसका ख्याल रखते थे उन सभी का गेम ओवर हो चुका है। और ये सब सोचने के बाद अब बंदा रेडी हो जाता है उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो ये भी कहता है ये जो हेल्प है वो मैं एज अ फ्रेंड नहीं कर रहा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। और फिर पांडा हिकारी को बोलता है तुम चाहते हो जुत्सु रेगुलेशन रिवाइज हो, राइट नाउ जो कर्स स्पिरिट्स का एग्जिस्टेंस है वो बाहर जा चुका है और चेंज ऑफ सम सॉर्ट इज इनवेटिबल, लेकिन एक्चुअली में तुम चाहते क्या हो। और फिर साइड से अपना फुसिकुरो जवाब देता है जो भी हो लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है। एंड देन जो हिकारी देना वो उसका कुछ अजीब नाम बोलता है, लेकिन अपना फुसिकुरो भी लाइक भाई मैं ज़ेनिन क्लैन का हेड हूँ। और ये सुनकर ना बंदा उससे थोड़ा अच्छे से बात करने लग जाता है बिकॉज उसे बड़े लोगों के साथ में जान पहचान जो बनानी है। और इन्हीं सब चीज़ों के दौरान उधर एंट्री होती है कोगाने की, जो कि सभी को अनाउंस करते हैं कलिंग गेम के अंदर एक न्यू रूल ऐड हुआ है, रूल नंबर 9। जो प्लेयर्स है वो दूसरे प्लेयर्स के नेम, उनके पॉइंट्स और उनकी करंट कॉलोनी को देख सकते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक सोर्सरर को जिसने अपने अगेंस्ट जो सोर्सरर है उसे हरा दिया है और इस सोर्सरर का नाम होता है कासिमो। और अभी ना कासिमो काफ़ी अनसेटिस्फाइड होता है बिकॉज जिन भी अपोनेंट्स को वो हरा रहा है वो काफ़ी वीक है और उसे चाहिए एक टफ अपोनेंट, और इसलिए वो बोलता है सुकुना तू कहाँ पर है। और फिर शायद से उसका कोगाने उसे बोलता है तुमने 200 पॉइंट्स रीच कर दिए तो तुम चाहे तो 100 पॉइंट स्पेंड करके एक न्यू रूल ऐड कर सकते हो। एंड यही रूल अपने कासिमो ने ऐड किया था कि जो सभी प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज हो जाए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं फुसिकुरो और यूजी को जो कि कासिमो की प्रोफाइल देख रहे होते हैं। और फुसिकुरो कहता है जो ये प्लेयर है इसने पहले 200 पॉइंट्स अचीव करे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसने ये न्यू रूल ऐड क्यों करा, और इसने कुछ दिनों के अंदर 40 से भी ज़्यादा प्लेयर्स का गेम बजा डाला है। और अभी जो यूजी की टीम होती है उसका प्लान ये होता है कि उन्हें एक ऐसा प्लेयर ढूंढना है जल्दी जिसके 100 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा हो और वो रूल को ऐड करने में इंटरेस्टेड ना हो, जिससे वो उसके साथ दोस्ती बनाएंगे एंड एक ऐसा रूल ऐड करेंगे उसके पॉइंट से जिससे वो उसकी बहन को बचा पाए, आई मीन फुसिकुरो की बहन को। और फिर वो लोग देखते हैं उन प्लेयर्स को जिन्होंने 100 पॉइंट्स रीच कर लिए, जो कि होता है कासिमो और हिगुरामा। एंड अभी जो अपना फुसिकुरो है वो कहता है सबसे पहले हमें ये रूल नंबर 8 का कुछ करना पड़ेगा, जो कि होता है कि अगर कोई भी प्लेयर 19 दिन तक जो उसका पॉइंट्स है वो सेम रहेगा तो जो उसकी कर्स टेक्निक है वो रिमूव हो जाएगी। एंड इसके बाद उनका मोटिव होता है एक ऐसा रूल ऐड करना जिसके अंदर वो लोग अपने पॉइंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड दूसरा रूल ये होता है अगर उनसे हो पाए तो एक ऐसा मतलब जो प्लेयर्स है वो इस गेम के अंदर से बाहर निकल सकते हैं। एंड फाइनली अब उनका टारगेट होता है किसी कासिमो और हिगुरुमा। और इसके बाद हमें हिगुरुमा का पास दिखाया जाता है जो कि मेरे को बोरिंग लगता है, जिसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। एंड अगर तुम जानना चाहते हो इसके लिए मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो अभी आगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक लड़की को जिसके सामने केंजाकू होता है और वो लड़की केंजाकू देखकर काफ़ी घबरा जाती है और कहती है तुम कौन हो। और केंजाकू जवाब देता है मैं एक सोर्सर हूँ जिसने यहाँ पर ये बैरियर बनाया हुआ है और जो ये जगह है वो चुनी गई है जिस जगह लोग एक दूसरा गेम ओवर करेंगे। और फिर केंजाकू उसे बातचीत करके उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहीं ले जा रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं यूजी और उसकी टीम को जो कि लिस्ट में एंजल की आईडी ढूंढ रहे होते हैं बट उन्हें नहीं मिलती। और फिर पैंडा कहता है हो सकता है कि वो अपने इस नाम से रजिस्टर्ड हो ही ना। और फिर फुसिकुरो भी जवाब देता है मास्टर टेनगेन सामा ने हमें बताया था कि जो एंजल है वो ईस्टर्न साइड ऑफ टोक्यो में कॉलोनी 2 में। और फिर हिकारी पूछता है क्या तुम जानते हो उसे, वो कैसी दिखती है। और फुसिकुरो जवाब देता है सपोजली हम लोग वहाँ पे जाके उसे ढूंढ ही लेंगे। एंड देन हिकारी जवाब देता है चलो जो भी हो, लेकिन पांडा और मैं टोक्यो नंबर 2 को संभालेंगे, फुसिकुरो और इतादोरी तुम नंबर 1 को संभालना, और होशी तुम बैरियर के बाहर हमारा इंतजार करना। और अभी हिकारी का प्लान होशी आई मीन कासिमो को संभालने का भी होता है बिकॉज वो काफ़ी ताकतवर जो है। एंड अब फाइनली वो लोग कलिंग गेम के अंदर एज अ प्लेयर एंटर्ड करने वाले, जहाँ पर
उनका सामना अलग अलग सोर्सर से होने वाला है, जहाँ पर उन्हें उन सोर्सर से फाइट करनी है, पॉइंट्स गेन करने हैं, एंजल को ढूंढना है, कासिमो को हराना है, काफ़ी सारी चीज़ें अब उन्हें फेस करनी पड़ेगी। और जैसे यूजी और फुसिगुरो कलिंग गेम के बैरियर के अंदर एंटर करते हैं, वैसे ही वो लोग सेपरेट हो जाते हैं और हमें बताया जाता है कोई भी प्लेयर कलिंग गेम के बैरियर को पास करेगा तो जो गेम है वो उसे रैंडमली नाइन लोकेशन में से किसी भी एक लोकेशन के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और जब यूजी आसमान से गिर रहा था तभी उस जमीन पे एक बंदे को देखता है जिसने अपने हाथों में लाइट पकड़ी हुई है। और यूजी अपने मन में सोचता है क्या ये कोई प्लेयर है, हो सकता है कि ये मेरे को गाइड कर रहा हो, लेकिन वो गाइड तो करता है लेकिन किसी और को, बिकॉज साइड से फिर यूजी पे एक जोरदार ब्लो आता है और एक मुक्का पड़ने के बाद ना यूजी समझ जाता है कि ये बंदी उसके लिए काफ़ी टफ पड़ने वाली है। और फिर यूजी भी उस पे एक जोरदार मुक्का दे मारता है जिससे उस बंदी को ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन इसके बाद उधर एक और बंदे की एंट्री होती है और वो बुढ़ाऊ कहता है अबे तू मेरी बंदी के साथ क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फुसिगुरो को, जिसके अगेंस्ट जो लड़की थी वो उसे ठिकाने लगा चुका है क्योंकि वो लड़की उस पर अटैक कर रही थी। एंड फुसिगुरो उस लड़की से हिगुरुमा के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो जानती तो है लेकिन उसके लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। एंड फुसिगुरो भी लाइक क्या करना पड़ेगा, एंड वो लड़की बोलती है इसके लिए उसे उसका नाइट बनना पड़ेगा। एंड इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। सो आई होप कि आज की वाली वीडियो तुम्हें पसंद आए। एंड अगर तुम्हें वीडियो ज़रा सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो गाइज आज हम लोग जेजेके के सीज़न 3 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो जरा सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो फुसिगुरो है वो हिगुरुमा का पता लगाने के लिए एक लड़की का नाइट तक बन चुका है। और जिस लड़की का नाइट वो बना हुआ है उसका नाम होता है रैमी। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो यूजी है वो अपने हाथों में अपनी कर्स एनर्जी को इकट्ठा करता है और जो उसके सामने उसका एनिमी है उसके पैडलर पर जो कि उसके सिर से कनेक्टेड है उस पर जोरदार पंच मारता है। और अभी जो यूजी के सामने बंदा होता है वो प्रोपेलर की सहायता से आसमान में उड़ रहा था, लेकिन यूजी किससे कम नहीं था। वो काफ़ी स्पीड से उसकी तरफ जंप लगाता है और उसके पैरों को पकड़ता है और जिस बिल्डिंग के पास ही वो उड़ रहा था उस बिल्डिंग से उस बंदे को स्मैश मारता है। एंड इतने सब अटैक के बाद भी उस बंदे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इवन वो अपने प्रोपेलर से यूजी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी समाव उसके हमले को डॉज करता है और सोचता है मेरे को लगा कि हाई ग्राउंड में इसको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। एंड अब यूजी डिसाइड करता है कि वो ग्राउंड के अंदर रह के उस पर अटैक करेगा, आई मीन उससे अपनी तरफ ललचाएगा। लेकिन यूजी का ये प्लान भी बिल्कुल काम नहीं करता, बिकॉज वो उस बिल्डिंग को जिस बिल्डिंग के अंदर अपना यूजी है वो उसे कट करने लग जाता है। लेकिन यूजी अब डिसाइड करता है कि वो सामने से उस पर अटैक करेगा और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो उसका एनिमी है उसका वाइल्ड पॉइंट उसका हेड ही है। एंड देन वो उसके हेड पर एक जोरदार स्मैश मारता है। बट इस बार जो यूजी का अटैक है वो काम करता भी है, बिकॉज तुम देख सकते हो उस बंदे की हालत क्या हो चुकी है। और इसके बाद यूजी का अपोनेंट अपने होश खो बैठता है एंड वो पागल हो जाता है। लेकिन यूजी फिर उसके पेट पे एक जोरदार किक मार के उसका गेम ओवर कर देता है। और फिर यूजी के सामने भी एक बंदा आता है जो कि उसे कहता है भाई जिस इंसान को तो ढूंढ रहा है उसके बारे में मैं जानता हूँ। और ये बंदा ना यूजी को बताने वाला है कि जो हिगुरुमा है वो कहाँ पर है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं यूजी को, आई मीन फुसिगुरो को, जो कि उस लड़की रैमी के साथ होता है और उसे पता है कि जो हिगुरुमा है वो कहाँ पर है। बट दोनों आई मीन जो यूजी के साथ बंदा है और जो फुसिगुरो के साथ बंदी है वो दोनों अलग अलग जगह का नाम लेते हैं, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जिसका मतलब हमें यही समझ आता है दाल में कुछ तो काला है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया है, बट वो कह रहा होता है
वो बच्चे कब मेरे लिए एक और नया शक्ल लाएंगे। एंड यहाँ पर शायद उन्हीं बच्चों की बात कर रहा है, एक रैमी एंड उस बंदे की जो यूजी के साथ है। और अभी ना जो यूजी के साथ वाला बंदा है वो उसे एक थिएटर लेके जा रखा है जो कि हिगुरुमा का बेस है। और ये सुनकर यूजी काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे शुक्रिया बोल के जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसके साथ उसे रोकता है और बोलता है भाई क्या तो सीरियसली अंदर जा रहा है। और फिर यूजी जवाब देता है हाँ मेरे को वहाँ पे अपने दोस्त से मिलना है और इसलिए मैं जल्दी हूँ। और मैं हिगुरुमा से कभी मिला नहीं हूँ लेकिन मैं सुना है कि उसने कभी एक बार हाबा को मारा था। और अभी ना जो यूजी का दोस्त होता है उसे ऐसा लगता है कि वो यूजी के साथ गलत कर रहा है और इसीलिए वो उससे माफ़ी मांगता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम लोग फुसिगुरो को देखते हैं जहाँ पर जो रैमी है वो उसे एक दूसरे बंदे जिसका नाम रैगी होता है उसके पास लेके आ रखी है। और ये देखकर ना जो फुसिगुरो है वो काफ़ी गुस्से से रैमी की तरफ देखता है लेकिन रैमी बोल देती है अबे तू किसे डराने की कोशिश करना है, मैंने पहले तेरे को वार्निंग दे दी थी कि जो रैग है वो काफ़ी टफ है। और फिर साइड से रैगी बोलता है तुम सभी लोग चुप हो जाओ। एंड देन अब फाइनली जो फुसिगुरो है वो अपने डिवाइन डॉग को समन करता है बिकॉज वो अब रैगी से फाइट करने वाला है। और इसके बाद ना सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हिगुरुमा को जो कि बाथटब में अपने कपड़ों के साथ नहा रहा होता है। एंड दोनों ना जब एक दूसरे को देखते तो वो यही पूछते कि वो है कौन। एंड देन यू समझ चुका है कि ये बंदा हिगुरुमा है जिसके बाद वो इस कलिंग गेम को एंड करने को बोलता है हिगुरुमा से। लेकिन जिसके बाद ऑब्वियस चीज़ होती है जो हिगुरुमा है वो ये चीज़ को मना कर देता है एंड यूजी सब बताता है कि उसका क्या रूल है क्या प्लान है। लेकिन ये चीज़ अपने हिगुरुमा को पसंद नहीं आती और वो उससे अब फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है। और फाइट की शुरुआत में ही ना जो हिगुरुमा है वो इस्तेमाल करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन। और जब इस दौरान यूजी हिगुरुमा पे किक मारता है तो जो उसका अटैक है वो हिगुरुमा पर लगता नहीं है। और जो हिगुरुमा है वो उसे बताता है कि इस डोमेन के अंदर ना ही वो और ना ही यूजी वॉयलेंस का यूज़ कर सकते हैं। और जो हिगुरुमा की पावर्स होते हैं जो उसका डोमेन एक्सपेंशन है वो कोर्स से रिलेटेड होता है। और फाइनली अब वर्डिक्ट शुरू होती है जहाँ पर जो जजमैन है वो बताता है कि जो यूजी इतादोरी है वो अक्यूज है ऑफ एंटरिंग द मांजी वेकस पाचिनोको पार्लर ऑन जुलाई 16, 2017। और वो क्यों गया और यहाँ पर उसे यूजी को अपने डिफेंस में बातें बोलनी पड़ेगी और जो हिगुरुमा है वो उसके अगेंस्ट में बातें बोलेगा। और जिसकी जो बात है जिसका जो लॉजिक है वो जितना ज़्यादा सही होगा उतना ज़्यादा उसके जो उसके अगेंस्ट में बंदा है उसके हारने के चांसेस रहेंगे। और जो जजमैन है वो वर्डिक्ट पास करेगा और इन दोनों के बीच इसी चीज़ को लेकर बातचीत चलती जो कि हमारे इतने काम की है नहीं। लेकिन जो वर्डिक्ट होता है वो अपने आ जाता है हिगुरुमा के फेवर में। एंड इसीलिए जो हिगुरुमा है वो अपने यूजी को काफ़ी बुरी तरीके से धो रहा होता है, काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है क्योंकि अभी वो इस फेवर को जीत चुका है, इस ट्रायल को जीत चुका है। एंड इतना मार खाने के बावजूद भी ना जो यूजी है वो स्टिल खड़ा होता है और फाइट करने के लिए रेडी होता है। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़ अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़ आज हम लोग जुत्सु काइसन के सीज़न 3 के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई नो कि मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ इस वाली वीडियो को अपलोड करने के लिए, लेकिन इस दौरान मैं कुछ काम में फंस गया था। लेकिन अब मैं पूरा फ्री हो चुका हूँ तो अब से इस चैनल के अंदर तुम्हें रेगुलरली वीडियोस देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही जो तुम्हारे बगल में घंटी वाला आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर लेना जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। एंड अगर तुम अपनी मनपसंद मांगा देखना चाहते हो तो तुम लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो कि तुम लोग कौन सी मांगा देखना चाहते हो, उसे भी हम लोग फिर कवर करेंगे। तो अभी आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। सो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो अपना यूजी है वो काफ़ी मार खाने के बाद भी फिर से खड़ा उठता है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो यूजी है वो हिकारी के सभी हमलों को केवल अभी डॉज कर रहा होता है और कुछ नहीं। और इनकी जो फाइट के पैनल्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा बैडेस्ट लग रहे होते हैं जिसको जब तुम एनिमेशन में देखोगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। और फिर जो अपना यूजी था ना
वो इस फाइट के अंदर फिर से हिकारी से एक ट्रायल मांगता है और फिर बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि जजमैन ही वो बंदा है जिसने मेरे गिल्ड को डिक्लेयर और मेरे को सेंटेंस दी थी, और अगर मैं अपने गिल्ड को एडमिट नहीं करता हूँ तो मैं फिर से एक और रिट्रायल की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड इस चीज़ के लिए ना जो हिकारी है वो भी एग्री कर जाता है। एंड फिर अब जजमैन उसकी जो हिस्ट्री है वो खोद के निकालता है और बताता है यूजी इतादोरी स्टैंड एक्यूज ऑफ मास। इसके आगे क्या है वो तुम खुद पढ़ सकते हो इन शिबुया ऑन अक्टूबर 31, 2018। और फिर यूजी ना काफ़ी चौड़ में गया था, हाँ ये सही कह रहा है, मैंने ये काम किया है और इस चीज़ को मैं डिनाई भी नहीं करूँगा। और जो काम उसने किया है उसके लिए अब उसे मिल जाती है डेथ पेनल्टी। और इस वक्त ना जजमेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पर हिगुरुमा के सामने कोई आता है और हिगुरुमा उसे बोलता है कि अगर ये बात उस प्रपोजल को लेकर है तो मैंने पहले ही सबमिट कर दिया है। तो उसके सामने वाला बंदा उसे कहता है कि भाई देख, या तो तू पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है या तो डिफेंस लॉयर, और तू क्या इस चीज़ को लेकर श्योर है? तो हिगुरुमा जवाब देता है यस। और हिगुरुमा से जो बंदा बात कर रहा था फिर वो उसे ये भी बोलता है कि तू जज बन के करना क्या चाहता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हिगुरुमा को जिसे अपनी एग्जीक्यूटर शॉट मिल चुकी है और इस शॉट से वो किसी को भी किसी का भी गेम ओवर कर सकता है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना जो हिगुरुमा था वो नर्वस भी था। लेकिन अब इनके बीच फाइट शुरू होती है जहाँ पर यूजी लगातार हिगुरुमा के अटैक को डॉज कर रहा है। एंड जब यूजी काउंटर अटैक में उसके पैरों पे किक मारता है तो उससे बचने के लिए हिगुरुमा एक जंप लगाता है। और अभी ना तुम लोग खुद देख सकते हो कि जो यूजी है वो हिगुरुमा पे फाइनल ब्लो देने के लिए आगे बढ़ता है। बट ये सब होने से पहले हमें हिगुरुमा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है यहाँ पर जो हिगुरुमा के सामने इंसान था वो उससे बोलता है कि मैं जज नहीं बन सकता, और इस चीज़ का उसके सामने वाला इंसान रीज़न पूछता है। और फिर हिगुरुमा बताता है कि पीपल आर वीक एंड अगली, आई एम नॉट कट आउट फॉर इट, आई एम नॉट एम्बिशियस इनफ। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हिगुरुमा को देखकर लग रहा होता है कि भाई वो यूजी से बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता है। एंड वो अभी ये सोच रहा होता है कि यूजी ने अपने क्राइम को कमिट क्यों किया। एंड वो रियलाइज़ करता है कि शायद जो ये सब काम कर रहा है वो यूजी ने नहीं, जो उसके अंदर डीमन है उसने करा है, और वो डीमन और कोई नहीं अपना सुकुना है। एंड इसी सोचम सोची में जो यूजी है वो हिगुरुमा के पेट पे एक जोरदार मुक्का मारता है एंड उसका गेम ओवर उसे नॉकडाउन कर देता है। एंड जिसके बाद हिगुरुमा कौन सा आर्टिकल उसे फेंक के मारता है, लाइक वो समझ चुका है कि इसमें अब यूजी की कोई भी गलती नहीं थी, जो क्राइम था वो यूजी ने नहीं करा था, सुकुना ने करा था। एंड इस सबको बताता है एंड अब फाइनली वो यूजी की हेल्प करने को रेडी हो चुका है। तुम लोग इतना जान लो, इतना काफ़ी है। एंड बाद में जब यूजी और हिगुरुमा सामने बैठे हुए होते हैं तो हिगुरुमा उससे एक सवाल पूछता है क्या उसने खुद की विल से किसी को भी मारा है। तो यूजी जवाब देता है यस। और फिर हिगुरुमा से बोलता है क्या तुम्हें कभी इस चीज़ में अजीब नहीं लगा। सो इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो तुम लोग हमें कमेंट में बता सकते हो। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय। सो गाइज, आज हम लोग जुत्सु काइसन के सीज़न 3 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार न्यू आते हो और तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड सारे तुम्हारा अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी एनिमे को लेकर, किसी भी सीरीज़ को लेकर, तो तुम लोग हमें कमेंट में डीएम कर सकते हो जहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो हिगुरुमा है वो यूजी की बात मानने को तैयार हो जाता है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो हिगुरुमा है वो उस रूल को ऐड कर देता है जिसके अंदर जो प्लेयर्स है वो एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इस रूल को गाने के थ्रू एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। और अब जो हिगुरुमा है
वो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन जाने से पहले वो यूजी को अपना एक पॉइंट देता है और बोलता है कि अब हम दोनों को 90 डेज तक कर्स रिमूवल नहीं होने वाला। और जब यूजी हिगुरुमा को जाते हुए देखता है तो वो उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। और फिर हिगुरुमा उसे बताता है ये मेरे 2 बचे हुए पॉइंट्स थे और टोक्यो आने से पहले मैंने जज और प्रोसिक्यूटर दोनों को मार दिया, और जब बैरियर ओपन होगा तो मैं खुद को अंदर ले लूँगा, और अगर मैं तुम्हारे साथ रुकता हूँ तो मेरे को खुद से और ज़्यादा नफरत होगी। एंड देन वो गुड बाय बोल के वहाँ से निकल लेता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रैगी को, जो जब फुसिगुरो के शिकेगामी को देखता है तो वो समझ जाता है इस बंदे के अंदर कुछ तो बात है। तो फिर वो उसे भाईचारे का हाथ मिलाता है और कलिंग गेम के बारे में पूछता है। फिर फुसिगुरो जवाब देता है ये एक रिचुअल है जहाँ पर जो भी लोग बैरियर के अंदर है उनकी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा जापानीज पीपल को दूसरी साइड लाने के लिए, जिससे वो लोग फिर ह्यूमन नहीं रहेंगे। और रैगी बोलता है क्या तू केंजा को जानता है, जो तूने अभी कहा है वो शायद कुछ तो गलत है। और ये यहाँ पर इसलिए बोल रहा है बिकॉज रैगी को कुछ और लगता है। रैगी का मानना ये होता है कि जब कलिंग गेम के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स ही बचे हुए होंगे तब केंजाकू एक बॉम्ब को ड्रॉप करेगा, और वो किस टाइप का बॉम्ब है वो तो उसे भी नहीं पता, लेकिन ये जल्दी होने वाला है। और इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को तैयार कर रहा है जहाँ पर उसके साथ स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर होंगे, जिससे वो इन सब चीज़ों से फाइट कर पाए। और फिर फुसिगुरो उससे एक और सवाल पूछता है कि अगर तू स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस की फोर्स बनाना चाहता है तो तूने इस कमज़ोर लड़के को क्यों रखा है जिसने फुसिगुरो को ललचाया था। एंड फिर वो ये बताता है लोगों को ललचाने के लिए। एंड देन फिर फुसिगुरो बोलता है कि मैं समझ गया, जब तेरा इससे काम ख़त्म हो जाएगा तो तू इसका भी गेम ओवर कर देगा, लेकिन इस चीज़ के लिए इस बात पर रैगी ना करता है, वो ऐसा नहीं करने वाला। और ये सुनकर जो वो लड़की थी वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है रैगी मेरे ट्रू नाइट है, इफ़ आई डू अ गुड जॉब ही प्रोटेक्ट्स मी। एंड देन फुसिगुरो भी लाइक तुम कितने लकी हो, लेकिन जो तुम्हारे क्या एलाइज है उनके 100 पॉइंट्स भी है। एंड इस बात के लिए इस चीज़ पर भी जो रैगी है वो एग्री करता है। एंड जिसके बाद फुसिगुरो अब लड़ने के लिए रेडी हो जाता है एंड उससे उनके पॉइंट्स मांगता है जिससे वो नए रूल को ऐड कर पाए, जिसके बाद ही वो उनकी टीम में ज्वाइन होएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए रैगी मना कर देता है। एंड अगले पैनल में हम लोग देखते हैं फुसिगुरो के पीछे एक और न्यू बंदे की एंट्री होती है, और जैसे वो फुसिगुरो पे अटैक करे उससे पहले फुसिगुरो उसे दबोचता है एंड उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। और यहाँ पर फुसिगुरो रुकता नहीं है, फिर वो अपने एक और शिकेगामी को समन करता है जो कि उड़ने वाला शिकेगामी है, एंड उस बंदे को और तेज़ी से नीचे ज़मीन पे गिरा देता है, क्योंकि भाई गिर रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो होना चाहिए ना। और दूसरी तरफ हम लोग रैगी को देखते हैं जिसने फुसिगुरो के डिवाइन डॉग की ऐसी तैसी कर दी है, और वो फुसिगुरो को बोलता है मैं जानता हूँ तुम खुद को रोक रहे हो बिकॉज तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए और इसलिए तुम हमें मार नहीं रहे, लेकिन अगर तुम ऐसे होल्ड बैक करते रहे तो तुम्हारा गेम ओवर हो सकता है। एंड फिर फुसिगुरो के सामने एक आँख आ जाती है जिसको फुसिगुरो नोटिस तो कर लेता है, बट वो जो आँख थी ना भाई वो एक्सप्लोड कर जाती है। और ये काम होता है इयोरी हाजिनोकी का, जिसके पास 35 पॉइंट्स होते हैं, और इसको हम लोग केवल हाजिनोकी ही बोलने वाले हैं। और जो हाजिनोकी है वो लगातार फुसिगुरो पे अटैक्स करा जा रहा है, लेकिन जो फुसिगुरो है वो खुद तो अटैक से बच रहा है, इवन वो रैमी को भी उसके अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और अब हाजिनोकी फिर से फुसिगुरो के क्लोज जाता है एंड वही सेम एक्सप्लोजन अटैक करता है। और इसको देख कर ना, इस एक्सप्लोजन को देखकर लगता है अब तो कुछ क्रेजी हुआ है, अब लग रहा होता है भाई फुसिगुरो थोड़ा प्रॉब्लम में फंस चुका है। और फिर रैगी हाजिनोकी से पूछता है क्या उसका गेम खत्म, तो हाजिनोकी जवाब देता है कि वो तुम्हारे तरह ही, जैसे एक्सप्लोजन हुआ रूम के अंदर घुस गया। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रैमी को जो कि बेहोश हो रखी होती है, और जो फुसिगुरो है वो उसे यही कह रहा होता है क्या तुम अब समझ गए, वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करने वाले, उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं है, सो यहाँ से चले जाओ। और जब वो फिर से अब फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है उन लोगों से, तभी रैमी उसे रोकती है और चिल्लाते हुए कहती है उसने कहा था वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, वो मुझे पसंद करता है। और ये सुनकर फुसिगुरो को दिमाग खराब, और वो उसे कहता है तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो जो कि एक्शन से ज़्यादा बातों पर बिलीव करती है। एंड अब उस जगह एक और न्यू बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है हारी। और इनके बीच फाइट शुरू होने से पहले ना जो अपने फुसिगुरो को गाने होता है वो एक और न्यू रूल अनाउंस करता है, एंड ये वही रूल है
जो हिकारी ने जोड़ा हुआ था कि जो प्लेयर्स है वो एक दूसरे को अपने पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये सुनकर अब फुसीगुरो को थोड़ा रिलीफ मिलता है, जिसके बाद फुसीगुरो हारी से फ्रीली फाइट कर पाता है। एंड भाई वो उसका बुरा हाल कर देता है, वो उसका गेम बजा डालता है, जिसके बाद उसका गेम ओवर करने के बाद उसे मिलते हैं 5 पॉइंट्स। और ये सब चीज़ें देखकर रैगी यही बोलता है ये क्या ही पॉइंट्स का वेस्टेज है, इसने उसे बिना अपनी कर सकने की यूज करने से पहले ही मार डाला। और दूसरी तरफ जो फुसीगुरो है वो उन दोनों को देखकर यही सोच रहा होता है कि अभी उसका मुकाबला 1v2 का है, उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे अपना डोमेन इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे अब सेकंड अटैक हाजिनोकी करता है उससे पहले तभी उधर एक और बंदा आ जाता है जो कि उसके अटैक को सामने से ऑब्जर्व कर लेता है। और ये बंदा और कोई नहीं टाकाबा होता है। और अभी जो हिगुरुमा है वो अपने फुसीगुरो की साइड से लड़ रहा होता है, लेकिन जो फाइट होता है ना भाई वो काफ़ी बकवास होती है। बिकॉज हिगुरुमा भाई तुम खुद देख सकते हो यहाँ पे वो फाइट कर रहा है या मजाक कर रहा है। और जब देखकर लगता है कि इनकी शायद फाइनली सीरियस फाइट शुरू होने वाली है, जहाँ पर जो हाजिनोकी है वो अपने एक्सप्लोजन से उस पर अटैक करने वाला है, तो तुम लोग देख सकते हो कि जो टागा भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है, मज़े में बंदा। एंड जैसे ही हाजिनोकी उस पर अटैक करता है बंदा काफ़ी इजीली उसके अटैक को रिपेल करता है। एंड देन उसे क्लोज आता है और अपनी एक पट्टी से ना उसकी आँखों को फोड़ देता है, आँखों को मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड देन वो कौन से जुस्सू का इस्तेमाल करता है उसे भी तुम खुद देख सकते हो। एंड इसी के साथ ही टाकाबा ने हाजिनोकी को हरा दिया है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फुसीगुरो को जो कि अब फ्रीली रैगी के साथ फाइट कर सकता है। और सबसे पहले इस फाइट के अंदर जो फुसीगुरो है वो अपने एलिफेंट को समन करता है, और जो एलिफेंट है वो सम काइंड ऑफ लिक्विड से रैगी पर जैसे ही अटैक कर रैगी उससे भागने लग जाता है, उसके हमले को डॉज करता है। और फिर फुसीगुरो सामने से अपने रैबिट्स के साथ जैसे उसे काटने के लिए आगे बढ़े तभी रैगी अपने जाल को सामने ले आ लेता है, जिससे वो फुसीगुरो के हमले से बच जाता है। और फिर रैगी अपने काफी सारे नाइफ को समन करता है एंड उससे फुसीगुरो पे अटैक करवाता है। लेकिन यहाँ पर फुसीगुरो अपने रैबिट्स को एज अ सील यूज करता है। और तुम लोग सोच रहे हो इसकी कर सकनी क्या है, तो जो तुम उसके हाथों में रिसीव देख रहे हो उससे वो कोई भी चीज़ को दोबारा रिक्रिएट कर सकता है और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है, और ये उसकी कर सकनी रहेगी। एंड इसके बाद ना जो रहेगी वो काफ़ी फालतू की बातें करता है जो कि जानना हमारे इतने काम की है नहीं। लेकिन फाइट के बीच में फुसीगुरो अपने पंछी को समन करता है एंड वहाँ से भागने लग जाता है। एंड ये देखकर फुसीगुरो कहाँ चुप बैठने वाला था रहेगी। और फिर वो अपने स्कूटर को रिक्रिएट करता है एंड उस पर बैठ के ना अभी वो फुसीगुरो का पीछा कर रहा होता है। और जिस जगह फुसीगुरो होता है उस जगह रैगी भी आ जाता है और फुसीगुरो के सामने 2 गाड़ियाँ भी, ट्रक भी उसे फोड़ने के लिए। लेकिन बंदा उन ट्रक के नीचे से उसके अटैक को ट्रक से बच जाता है, बट वो जो उसके ऊपर गमला है उसे नोटिस नहीं कर पाता, जिससे जो उसके ऊपर गमला है वो उसके सिर पे लग जाता है। एंड इस मौके का फ़ायदा रैगी उठाता है। इसके बाद वो अपने नाइफ को समन करता है एंड उसे स्टेप कर देता है। और जब हमें लग रहा था कि शायद अब फुसीगुरो हार सकता है, तभी वो अपने मतलब जो उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन है उसका इस्तेमाल करके पूरे फाइट के रुख को चेंज कर देता है। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इसी के साथ ही अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय। आज हम लोग जेजेके के सीजन 3 के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो फुसीगुरो है वो अभी डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब फुसीगुरो अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है तभी जो रैगी था वो होलोविकर बासित का इस्तेमाल करता है। और ये सम काइंड ऑफ सिंपल डोमेन होता है जिससे वो उसके अटैक के इम्पैक्ट को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर देगा। और फिर फुसीगुरो के जो फ्रॉक्स होता है वो सैरोस के अंदर से निकलता है और रैगी का पैर पकड़ लेते हैं, जो देखकर रैगी भी सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद अब फुसीगुरो भाई रैगी की रेल बना देता है। भाई इतना मारता है तुम देख सकते हो। और इतना मार खाने के बाद जो अपना रैगी था वो सोच रहा था
इस डोमेन की वजह से जो उसके कर्स टेक्निक का फंक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। लेकिन अगर ये यहाँ पर अपने एलिफेंट को समन करता है और मेरे को पानी के अंदर दबोच लेता है, तब तो भाई मैं प्रॉबेबली हार जाऊंगा, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। और फिर रैगी काफ़ी चौड़ में फुसी को कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चलो मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एंड इसके बाद वो अपने काफ़ी सारे रिसिप्ट्स को आसमान में फेंकता है एंड देन वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ अपेयर हो जाते हैं जो कि फुसीरो सैरो के अंदर ऑब्जर्व हो रही होती है, जा रही होती है। और अब रैगी उसे बोलता है कि मैंने अपनी कर्स एनर्जी से अपने पैरों को रीइंफोर्स कर दिया जिससे मैं यहाँ पे नहीं फंसने वाला, और जो पूरा डोमेन है वो तुम्हारी शैडो है जिसके अंदर तुम चीज़ों को अंदर ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी आसान है। लेकिन मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि जो तुम्हारे वेपन का स्टॉक है वो काफ़ी कम है, जिसका मतलब तुम्हारे पास काफ़ी सारे रूम है जिसके अंदर सफिशिएंट स्पेस नहीं है। एंड इस स्पेस के अंदर बंदा डाल रहा है अपनी गाड़ी है जिससे जो फुसीगुरो है वो चीज़ों को सही से संभाल ना पाए। एंड ऐसा होता भी जो फुसीगुरो है वो अभी काफ़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है बिकॉज जो गाड़ी का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है जिसको फुसीगुरो हैंडल नहीं कर पा रहा। और जब देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद फुसीगुरो इस फाइट को लूज कर सकता है, तभी हम लोग फुसीगुरो के एलिफेंट को देखते हैं जो कि रैग के ऊपर था। आसमान से भाई वो रैग के ऊपर गिर जाता है जिसके बाद रैग भाई कचुम्बर बन जाता है। और अभी ना रैग को ऐसा लग रहा होता है कि उसने सब कुछ मैसअप कर दिया। उसे जो एक कार है जो उसने अभी इस्तेमाल करी थी उसे वो बात के लिए बचानी चाहिए थी। एंड अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। और फिर अपने रैग दिमाग में ये सब बातें चल रही होती है कि शायद वो उसके शैडो के अंदर एंटर करके अपने एज का क्रिएट कर सकता है। बट फिर चलता है उसके दिमाग में क्या होगा अगर उसका डोमेन डिस्पेल ही नहीं हुआ, क्योंकि जो भी चीज़ ये जो शैडो है वो सोलो करेगी वो ट्रैप हो जाएगी इसके अंदर। क्या होगा अगर उसने फुसीगुरो को मार दिया और इसके बाद वो हमेशा के लिए उसकी शैडो के अंदर फंस गया। उसे अभी समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। और अभी भी ना रैगी हार नहीं मानता, बंदा अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक गोलम टाइप का क्रिएचर क्रिएट कर देता है जो कि फुसीगुरो को कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। बट अब जो रैगी है वो उसकी शैडो के अंदर डूबता जा रहा है और उसे वहाँ पर सांस नहीं आ रही, धीरे धीरे वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो रहा है। और जब हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये फाइट खत्म होने वाली है, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कैसे जो अपने रैग का एक गाड़ी होती है ना वो उसे उस शैडो से बाहर निकालते हैं, जो कि काफी सरप्राइजिंग होते हैं बिकॉज अभी फुसीगुरो भी यही लग रहा था कि शायद अब इसका गेम खत्म हो सकता है। और इसके बाद अब रैगी समन करता है अपने घर को। एंड ये देखने के बाद ना फुसीगुरो भी लाइक सर इससे और कोई कुछ काम है नहीं क्या ये बकैती करने के अलावा। और फिर ना जो अपना रैगी था वो पानी के अंदर डूबने लग जाता है और हमें इस चीज़ का रीज़न ही बताया जाने वाला है, जिसके बाद रैगी इस चीज़ का रीज़न समझता है कि उसके साथ क्या हुआ। बिकॉज ये एक जिम्नेजियम है और इसके बेसमेंट के अंदर पूल है और जो फील्ड है वो शैडो के अंदर है। और जब उसका घर इस शैडो से टकराया तो जो डोमेन है वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से ना जो मतलब अपना रैगी था वो पानी में डूबने लगा था और अभी ना उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। लेकिन अब फाइनली जो फुसीगुरो और ये रैगी है उनके बीच हैंड टू हैंड फाइट होने वाली है और ये इनकी एक फाइनल फाइट होगी। और अब फाइट शुरू होती है जहाँ पर जो फुसीगुरो है वो अपने वेपन से रैगी पर अटैक करता है और उसे एक कट दे पाता है। लेकिन दूसरा रैगी भी कम नहीं था, वो एक किक मारता है फुसीगुरो के ऊपर। और अभी इन दोनों के अटैक्स ना आपस में क्लैश कर रहे होते हैं जो कि देखने में काफी कमाल के लग रहे होते हैं। और फुसीगुरो सोच रहा होता है कि काफी टफ है बिकॉज ये मेरे मैक्स एलिफेंट के वेट से भी अभी खड़ा है, प्लस जो इसकी रीइंफोर्स टेक्निक है एंड इसकी जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो भी बुरी नहीं है। और जब अपना रैगी उस पर नीचे से हमला करने वाला था, नीचे से किक करने वाला था, उससे पहले ही जो फुसीगुरो है वो अपनी शॉट से उसके मुंह को काट के रख देता है। और कैसे काटता है वो तुम खुद देख सकते हो। और इसी के साथ ही जो अपना फुसीगुरो है उसने रैगी को हरा दिया है। और अभी रैगी अच्छे से जानता है कि उसका गेम खत्म हो जाएगा, तो जाने से पहले वो अपने सारे पॉइंट्स फुसीगुरो को दे देता है। एंड फिर फुसीगुरो इस चीज़ का रीज़न पूछता है तो रैगी बताता है कि वो जाने से पहले कुछ अच्छे काम करना चाहता है। एंड आखिर में जिस जगह रैगी होता है वो जगह ब्लास्ट हो जाती है और फाइनली ये फाइट खत्म होती है। और दूसरी तरफ हम लोग ताकाबा और हाजिनोकी को देखते हैं, जहाँ पर जब हाजिनोकी को पता चलता है अपने कोगाने के थ्रू कि जो रैगी है उसका गेम ओवर हो चुका है, तब भाई वो भी इस फाइट को ख़त्म कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ताकाबा है वो हाजिनोकी के मज़े ले रहा होता है और हमें फिर नए थ्रू बताया जाता है कि जो ताकाबा की पावर है वो एक कॉमेडियन है, वो जो भी सोचेगा वो रियलिटी बन जाएगी। इवन ये सातोरो गोजो को भी अपोज कर सकता है। बट एक चीज़ होती है, जो ताकाबा है वो अपनी कर्स टेक्निक से अवेयर ही नहीं है, उसे पता ही नहीं कि उसे अपनी कर्स टेक्निक कैसे इस्तेमाल करनी है।
और फिर हम लोग रैमी को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और अभी वो काफ़ी कंफ्यूज है और वो सोच रही होती है। वो लोग कहते हैं जो मर्द लोग हैं वो वॉल्फ होता है, लेकिन मेरे पास एक वॉल्फ है जो कि चीज़ों को मेरे लिए क्लियर करता है। और अगर वॉल्फ मेरे सब कुछ करता है तो मेरे को कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज मैं क्यूट हूँ और वो वॉल्फ हमेशा मेरा ही है। और फिर रैमी के सामने एक वॉल्फ अपेयर होता है जिसे देखकर रैमी भाई काफ़ी घबरा जाती है, वो अपनी जगह से गिर जाती है। एंड देन हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि बोलते हैं नहीं मेगुमी, एंड देन वो वॉल्फ डिसअपियर हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एंजल को जिसके सामने फुसिगुरो गिरा हुआ होता है और एंजल ना अभी कुछ करती नहीं है। और इसके बाद हमें अलग अलग सोर्सर के बारे में इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसमें सबसे पहला नाम होता है ध्रुव जिसके पॉइंट्स होते हैं 91 और ये कैसे मतलब रिकार्नेशन हुआ ये सभी बताया जा रहा होता है जो कि इतना काम का है नहीं हमारा। एंड सेकंड हो गया रियू इशिगोरी जिसके पॉइंट्स होते हैं 77 और थर्ड हो गया टाको को ऊरो जिसके पॉइंट्स होते हैं 70। और ताको की कर्स टेक्निक ये होती है कि वो स्काई को कंट्रोल कर सकता है। और फोर्थ होता है कुरो उरोसी जिसके पॉइंट्स 54 होते हैं और ये एक कॉकरोच की कर्स स्पिरिट है जिसे केंजाकू ने कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन से फ्री किया था। एंड आखिरी में होता है अपना यूटा जिसके पॉइंट 35 होते हैं जो कि अभी कॉलोनी को खाली कर रहा होता है। सो इसी के साथ जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि तुम्हें आज के लिए वीडियो जरा सी पसंद आई हो और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज आज हम लोग जुत्सु काइसन के सीजन 3 के एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार न्यू आते हो और तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड साथ ही अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे सीरीज को लेकर या कुछ भी तो तुम लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो और तुम्हें उसी वक्त इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि अब यूटा और यू की फाइट होने वाली है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो रियू है वो यूटा पे एक जोरदार पंच मारता है जिसको यूटा डॉज करता है। एंड फिर रियू लगातार अटैक्स करा जा रहा है और जो यूटा है वो उसके अटैक्स को डॉज ही कर रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि जो इसके अटैक्स है वो काफ़ी प्रिसाइज और वेल है और अगर वो अपना गार्ड डाउन करता है हल्का सा भी तो वो डैमेज खा सकता है। और दूसरी तरफ जो रियू है वो यूटा को देखकर सोच रहा होता है कि इसने अपनी कर्स एनर्जी से अपनी बॉडी के रीइंफोर्समेंट को मेंटेन किया है एंड उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि वो किसी वाटर टैंक पे अटैक कर रहा है अभी। इसके बाद रियू यूटा के क्लोज आता है एंड देन वो यूटा पे ऐसा अटैक करता है ना तो वो उसे दूर फेंक देता है। एंड अभी भी वो इस फाइट के अंदर अनसेटिस्फाइड है और इस चक्कर में यूटा बिल्डिंग से टकराता है और जैसे वो खुद को संभाले तभी रियू उसके पास आता है, उसकी तरफ भागता है एंड उस पर ब्लास्ट कर देता है। लेकिन इस अटैक को अपना यूटा अपने हाथों से रिफ्लेक्ट करता है और अभी जो यूटा रियू के क्लोज आता है और उस पर पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। ये जो पैनल है ना वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है एंड जो यूटा के अटैक का इम्पैक्ट जो उसने किया ही नहीं वही काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज जो धरती है वो भाई फट रही होती है। और अगले पैनल में ना रियू हमें सरप्राइज कर देता है, वो काफ़ी शॉर्ट रेंज पे यूटा पे ब्लास्ट कर देता है जिससे यूटा काफ़ी दूर जाके गिरता है। एंड इसके बाद उसके पीछे ऊरो भी आ जाते हैं जो कि उस पर एक आइस ब्रेकर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है, जो देखने के बाद ऊरो का दिमाग खराब रियू का, और वो चिल्लाते हुए ऊरो को बोलता है अबे गधी तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही है। जिसके बाद ना जो ऊरो है वो फिर रियू पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। एंड ये चीज़ देखने के बाद जो रियू का रिएक्शन है तुम लोग खुद देख सकते हो, भाई उसकी फट के हाथ में आ चुकी है, ये लड़की क्या करना चाहती है। एंड देन वो फिर रियू पे भी अटैक कर देती है जिससे वो एक साथ दो बंदों को संभाल रही है। और दूसरी तरफ हम लोग यूटा को देखते हैं जिसके ऊपर ऊरो होती है और वो यूटा को ऐसे खड़े देखकर बोलती है तुम तो काफ़ी टफ हो, अब मैंने डिसाइड करा है कि मैं तुम्हारे साथ खेलने वाली हूँ। और जो रियू है ना वो यूटा को देखकर सोच रहा होता है कि भाई इसकी रिवर्स कर्स टेक्निक हमारे लिए प्रॉब्लम तो है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ख़त्म करती है, कंज्यूम करती है। और अगर ऊरो और मैं साथ में रहकर काम करें तो हम लोग अपने बिग मूव से उन्हें हरा सकते हैं, यूटा को हरा सकते हैं। और अब यूटा भी सीरियस मोड में आ चुका है एंड देन वो रीका को बुलाने वाला है और तुम लोग यूटा की आंखों से देख सकते हो भाई अब वो जो भी उसके सामने आएगा उसे वो फाड़ देगा। और अगले पैनल में हम लोग देखते हैं जो रीका है वो समन होती है जहाँ पर वो उसे अपने काफ़ी सारे वेपन्स भी दिखाती है
जो उसने उसके लिए रिस्टोर करे हुए होता है। और फिर हमें नायरा के थ्रू बताया जाता है जो रीका है वो यूटा का एक्सटर्नल कर्स टेक्निक है, जहाँ पर वो कर्स एनर्जी को रिस्टोर कर सकता है। और रीका जब से उसके पास है, जब से वो पास अवे हुई है, आई मीन उसका मतलब गेम ओवर हुआ है। एंड जब भी वो रीका से अपनी रिंग के थ्रू कांटेक्ट करता है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो वो कर्स टेक्निक इस्तेमाल करना चाहता है, या तो वो रीका का कंप्लीट मैनिफेस्टेशन करता है, या तो वो उससे कर्स सप्लाई करता है, आई मीन कर्स एनर्जी लेता है, बोरो करता है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक होता है, जो ये सस्टेन कनेक्शन है वो केवल ये सब वो 5 मिनट्स तक ही कर सकता है। इसके बाद फाइनली फाइट शुरू होती है, जहाँ पर रीका ऊरो की तरफ आगे बढ़ती है उस पर अटैक करने के लिए। और ऊरो भी काफ़ी एक्साइटेड, लेकिन तभी साइड से जो यूटा है वो काफ़ी भयानक वे से कर्स स्पीच का इस्तेमाल करता है और बोलता है डोंट मूव। और वो ना अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है, जिस मौके का फ़ायदा वो दोनों उठाते हैं और उसका गेम बजा डालते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं कि जो यूटा है वो रीका का यूज़ करके अभी ऊरो को ही संभाल रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। और दूसरी तरफ अब जो रीका है वो रयू के मुंह पे एक जोरदार पंच मारती है एंड उसे दूर फेंक देती है। लेकिन रयू भी अभी किसी कम नहीं होता, वो फिर रीका पे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो कुछ समय के लिए रीका को रोक पाता है और बोलता है मेरे को स्टिल अभी भूख लग रही है। एंड मेरे को ऐसा लगता है ना कि शायद अभी बंदे का रीका को कंज्यूम करने का प्लान है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूटा को, जो कि अपने छोटे छोटे शिकिगामी का इस्तेमाल करता है ऊरो पे अटैक करने के लिए। लेकिन जो ऊरो है वो इन शिकिगामी को काफ़ी इजीली वाइप आउट कर देती है अपने एक ही हाथ से। और फिर हमें नायरा के थ्रू बताया जाता है कि जो सन मून और स्टार स्क्वाड है वो असैसिन का ग्रुप है, जो कि डायरेक्टली अफिलिएटेड है टो से। और जो ये लोग होते हैं वो डार्कनेस को मतलब समर्पित करते हैं अपनी लाइफ। और हमें ये बताया जाता है कि जो ऊरो है उसे किसी ने एक नाम दिया था, वो भी उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, कि उसने खुद के क्लैन के मेंबर्स को ही मारा है। एंड ये सब हमें क्यों बताया जा रहा है आई डोंट नो, अभी मैं समझ नहीं पाया। और जब लग रहा था ना कि शायद अभी ऊरो कुछ कर सकती है, तभी हमें पता चलता है जो यूटा है उसने ध्रुव की कर्स टेक्निक को कॉपी कर लिया और वो एक जोरदार ब्लो ऊरो पे दे मारता है। और इसके बाद यूटा ऊरो पे एक जोरदार ब्लो मारता है और बोलता है खुद के लिए जीना तुम्हें सभी से काफ़ी दूर कर देगा। जो सुनकर ऊरो का दिमाग खराब, और वो चिल्लाते हुए उसे कहती है क्या दूसरों के लिए जीना, तुम्हें किसी स्पेशल इंसान की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बकवास है वो वही लोग करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ लिया हो। और तभी यूटा के पीछे आ जाता है रयू। एंड इसका मतलब ये तो नहीं कि जो रीका को यूटा आई मीन रयू ने हरा दिया है, बट इसके बाद जो यूटा है वो अब इस्तेमाल करता है डोमेन एक्सपेंशन। बट इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।